My name is Achal Upadhyay, and I have secured All India rank 288 in this year's Civil Services examination. Special thanks to UPSC time for conducting this session for the aspirants. And मेरा hope यही रहेगा कि by this live stream of ours, I will try to tell you my strategy and also will try to take questions from you. So, okay, so firstly, just a brief introduction of myself. As I mentioned, my name is Achal Upadhyay and I have done my schooling from DAV Public School, Shesh Vihar. After that, I have done my graduation in economics from Shri Ram College of Commerce and masters in economics from Delhi School of Economics. I completed my masters in the year 2021, and after that, I worked for an year with a company called Mastercard. After working over there in August 2022, I resigned from the company, and from September 2022 onwards, I started preparing for UPSC Civil Services examination. And उसके बाद 2023 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, एंड थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी 288 रैंक आ गई एज ऑफ नाउ. दिस वाज बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट माई सेल्फ. टॉकिंग अबाउट हाउ आई वेंट अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. जैसे मैंने बताया कि सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स मैंने ढंग से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था. बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी फर्स्ट बुक ही उस टाइम खोली. बेसिकली NCERTs और जो बाकी वो होती हैं स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको स्किम कर रखा था पहले से. बट ढंग से फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम सितंबर 2022. इनिशियली मेरा रहता था कि for the first 4 to 5 months till January, I used to devote 70% time towards my option and 30% time towards GS preparation from mains perspective. So ये करने के बाद, and yes, my option was economics. I forgot to mention that. So हाँ, मेरा ऐसे थोड़ा शेड्यूल रहता था, and from February onwards I shifted my strategy to 70% for GS and 30% for optional for 1 or 1.5 month, और उसके बाद मार्च से completely prelims mode में आ गए थे. This was a basic schedule like how I followed. और शेड्यूल बनाने से पहले मैंने अपने टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाया था कि मैंने अपने टाइम टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मंथली एंड वीकली और उसके बाद इमीडिएट प्लान. सो मंथली प्लान में मैंने आगे के 3-4 महीने का जो एक प्लान ऑफ एक्शन था वो मैंने पहले से ही सॉर्ट कर लिया था, और उसके बाद इट गॉट डिवाइडेड इनटू वीकली प्लान्स एंड देन इनटू डेली प्लान्स. आई यूज्ड टू फॉलो दिस इन द अर्लियर फेजेस ऑफ माई प्रिपरेशन, बट कुछ महीनों बाद वो अपने आप ही इम्प्लिसिट ऐसा बन गया कि मुझे अलग से उसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. So yes, this was my planning strategy initially, और बाद में अपने आप ही वो हो गया था. अपनी बुक लिस्ट के बारे में मैं फटाफट बता देता हूँ. जो सब एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं मैंने भी वही फॉलो करी थी. द बेसिक NCERTs मोस्टली 11th एंड 12th मैंने नहीं फोकस किया ज़्यादा पहले से. 11th 12th पे ही फोकस किया था फॉर पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड इकोनॉमी की एक ही मैंने फोकस की थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली. और उसके बाद एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक के लिए मैंने मोस्टली क्रैश कोर्स लिया था. क्रैश कोर्सेज की बात मैं अभी आगे करूँगा. एंड आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू व्यू ऑल द मैसेजेस, तो ये मैं लास्ट में सारे एड्रेस करता हूँ, सारे क्वेश्चंस अपना फटाफट से ब्रीफ बता के कि मैंने सब कुछ कैसे किया था. सो या एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक के लिए क्रैश कोर्स पे मैंने रिलाई किया था, और बाकी मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था तो उसकी तो अलग बुक लिस्ट होती है. अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लोग होंगे और कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आई टेक दैट इशू सेपरेटली, बट GS का मेजरली ऐसे ही था. एंड उसके बाद वाइल शेड्यूलिंग, हाँ, नंबर ऑफ आवर्स की बात करें कुछ लोग तो आई यूज्ड टू स्टडी 8 to 9 hours अप्रॉक्सीमेटली पर डे. और मतलब आप वो एवरेज मान लो, कभी वो 10 भी हो जाता था, कभी 5 या 6 रहता था. बट my focus was कि I didn't used to look upon the number of hours that I am studying, but the quantum of the subject that I am covering. जो मैंने प्लान कर रखा है अपने उस दिन का, तो क्या मैं वो उतना कवर कर पाया या नहीं. और उसके बाद हाँ, तो ऐसे मैंने नंबर ऑफ आवर्स नहीं देखे थे. एंड आफ्टर दैट, yes, proper guidance. I was lucky enough to have many alumni and friends who are already in services and to help me and to guide me.
और फ्रेंड्स वगैरह के अलावा सत्यम जैन सर थे फ्रॉम अंडरस्टैंड यूपीएससी, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी थी, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मेंस एंड इंटरव्यू। सो जब भी आप भी अपनी प्लानिंग करें या प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो एक प्रॉपर मेंटर की हेल्प लीजिए, एक अच्छे गाइड की हेल्प लीजिए, एंड इट विल हेल्प यू ऑल्सो टू make your schedule and make your timetable accordingly, and how to cover different subjects, how to which books to refer, which particular sections of which books to refer, तो काफ़ी सारी उसमें हेल्प मिल जाती है। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि उस प्रॉपर गाइडेंस लेने की प्रॉपर गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए, एंड दैट गाइडेंस कैन बी फ्रॉम द टॉपर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स हु आर इनटू दिस, आपके कोई एलमनाइज होते हैं, कोई नोन हो सकते हैं, तो कोई भी आप वो देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं तीनों फेजेस की फटाफट से कुछ बात करता हूँ। मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीलिम्स फेज। आई वेंट कम्प्लीटली इनटू द प्रीलिम्स मोड प्रिपरेशन फ्रॉम फेब एंड मार्च बिगनिंग वाला थोड़ा टाइम रहा होगा, बिकॉज वैसे मेरे अकॉर्डिंग फेब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, बट मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए बिकॉज ऑप्शनल इकोनॉमिक्स मेरा था एंड आई हैड टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट। सो प्रीलिम्स कम्प्लीटली मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। आई टुक वन क्रैश कोर्स फ्रॉम IAS बाबा। उनका पेप प्रोग्राम होता है, और वो पिछले साल पेनाकल नाम से था वो, बट या देयर इज अ पेप प्रोग्राम ऑफ IAS बाबा। वैसे तो ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी, बट मैंने ऑनलाइन वाला ऑप्ट किया था, इन विच देयर वर recorded videos and recorded lectures of all the subjects, so अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं उसको। एंड देयर वर मॉक टेस्ट ऑल्सो, सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प की थी उस टाइम। उसके अलावा मैंने एज सच कोई कोर्स या कोचिंग नहीं ली थी, नाइदर फॉर नाइदर फॉर प्रीलिम्स नॉर मेंस बिफोर दिस IAS बाबा का क्रैश कोर्स। बट see, you will be able to take benefit out of any course or anything that you are doing if you will have your own notes. मेरा यही मानना है कि आपके जब अपने खुद के नोट्स होते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट नोट्स या फिर एनी टॉपर्स नोट्स और एनी अदर फ्रेंड्स नोट्स ऑल्सो। कोलैबोरेशन में आप नोट्स बना सकते हैं कि कुछ टॉपिक से उन्होंने बना ली, कुछ टॉपिक के उन्होंने, बट अल्टीमेटली वो नोट्स आपके पास होने चाहिए, तभी उसका बेनिफिट होगा। जो मैंने क्रैश कोर्स से रखा था उसमें से भी वीडियोस में से आई यूज्ड टू मेक माय ओन नोट्स, सो नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिस्पेक्ट। number of mock tests, so see, it depends from person to person, and the main objective behind why you are taking a mock test. कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रैटेजी डिवाइस करने के लिए मॉक टेस्ट लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कंटेंट एडिशन के लिए लेते हैं, कुछ लोगों का कोई और रीज़न हो सकता है। सो मेरा पर्सनल रीज़न था, आई वांटेड टू ऐड मोर वैल्यू एंड मोर कंटेंट टू माय नोट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एंड आई वाज नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट द स्ट्रैटेजी कि आई हैव टू try different strategies before the actual examination. My strategy was always attempt maximization, and it has worked for me for some time. I have given many other competitive examinations as well. Over there as well, it has worked for me. But I will suggest, सबकी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है, सो यू कैन ऑल्सो डिवाइज योर ओन स्ट्रैटेजी वाइल अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। मैंने पर्सनली 5 या 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, एंड सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट किए थे काफ़ी सारे, मतलब हर सब्जेक्ट के 2-2 तो किए होंगे एटलीस्ट। माई पर्सनल ऑब्जेक्टिव वॉज कंटेंट एंड वैल्यू एडिशन इन माई नोट्स, तो इसलिए मैं तो जल्दी से कर लेता था, मैं उसके एनालिसिस में भी इतना टाइम नहीं लगाता था। आई रिमेंबर 1 या 1.5 आवर्स में मेरा मॉक टेस्ट प्लस द एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाता था। सो बट अगेन सबकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो आप भी अपनी, अगर किसी की अटेम्प्ट मैक्सिमाइजेशन होती है, किसी की होती है कि मोर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स विद लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो वो आप अपना खुद डिसाइड कीजिए और वो थ्रू मॉक टेस्ट डिसाइड हो जाएगा। फॉर करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स, पर्सनली एज आई टोल्ड, IAS बाबा का क्रैश कोर्स किया था, तो उसमें करंट अफेयर्स के भी मॉक टेस्ट होते थे फॉर ईच मंथ। सो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट दैट, एंड आई यूज्ड टू सप्लीमेंट दैट विद विजन की मंथली कंपाइलेशन। मेरा भी पर्सनल सजेशन यही रहेगा, इट कैन बी एनी इंस्टीट्यूट, देयर आर मेनी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स विच प्रोवाइड गुड क्वालिटी मंथली कंपाइलेशंस, बट अगर आपने कहीं से मॉक टेस्ट लिया है तो आप मॉक टेस्ट वो वाले दीजिए, बट कंपाइलेशन किसी और इंस्टीट्यूट का यूज़ कीजिए, बिकॉज काफ़ी सारा आपको एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिल सकता है।
उस चीज़ में। बट हाँ, जस्ट स्टिक टू वन कंपाइलेशन ओनली। काफ़ी लोग होते हैं फोमो में आके इधर उधर से करने लगते हैं, उसके करने की ज़रूरत नहीं है, उतना रिटर्न उसका है नहीं। सो करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए मेजरली ये, और न्यूज़पेपर तो वो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, फॉलो करना ही है, स्टार्टिंग से डिलीजेंटली फॉलो करना है। बिकॉज इस टाइम भी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो किसी कंपाइलेशंस वगैरह से नहीं, बट डायरेक्टली न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस आए थे। सो दैट इज समथिंग दैट whose importance cannot be underestimated, तो वो तो करना ही है। एंड उसके बाद सी सैट। सो सी सैट अब पर्सनली मेरा भी, मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती थी पहले भी सी सैट में। आई जस्ट फोकस्ड ऑन द PYQ एनालिसिस, on the type of questions that have been asked in the past 4 to 5 years, and I just practiced that. And ultimately, so we know that this year's CSAT was a bit typical, more difficult, I would say, than the previous years. But if we analyze it carefully, CSAT in whole was not difficult. You can say that maths and LR were a bit difficult, but English was relatively easier. So यही अप्रोच होनी चाहिए कि you should always be flexible in your way how you are going about CSAT. मेरा पर्सनली हमेशा ये होता था, आई यूज टू रिलाई अ लॉट ऑन मैथ्स एंड LR इन माय PYQ जब मैं कर रहा होता था, और हर बार हो ही जाते थे। इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो आई थॉट कि मैं ऐसे ही करूँगा, बट अल्टीमेटली वाइल डूइंग द एग्जामिनेशन आई वुड से अराउंड 80 to 90 मिनट्स जब हो गए थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई गॉट टू रियलाइज कि नहीं, मैथ्स तो इस बार ज़्यादा डिफिकल्ट है और इतनी जल्दी सॉल्व हो नहीं रही। देन आई स्विच टू इंग्लिश। इंग्लिश वॉज समथिंग मैंने कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया था, बट थैंकफुली पहले का वो थोड़ा ये जो होते हैं एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो वो मैंने कर रखे थे, और इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन, ग्रेजुएशन सब कुछ है। सो इसलिए उतना डिफिकल्टी हुआ नहीं टू स्विच टू इंग्लिश इन दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे ऑफ एग्जामिनेशन। सो आई वुड से जस्ट बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच कि कैसे रखनी है आपको। और अगर हम आज की बात करें, जैसे देर आर अराउंड 40 days, आई थिंक लेस देन 40 days रिमेनिंग फॉर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप अभी तक अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करें वही कीजिए। ये मत देखिए कि लास्ट ईयर का इतना डिफिकल्ट था तो मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, इतना का पॉइंट नहीं है, बिकॉज CSAT इज अल्टीमेटली समथिंग जो आपको बस, इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, राइट। सो बस उतना ही बेयर मिनिमम कीजिए एंड GS पे ज़्यादा फोकस करिए। एंड बाय बेयर मिनिमम आई मीन एटलीस्ट PYQs 4-5 साल के तो ढंग से लगाइए, टू गेज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, द टाइप ऑफ टॉपिक्स दैट आर बीइंग रिपीटेड। So yeah, this was about CSAT. Now I'll come on the mains preparation. पर्सनली जैसे मैंने बताया, मैंने सितंबर से स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, तो पहले तो मेंस और प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड जैसे सब सभी करते हैं, मैंने भी वैसे ही किया था। बट इन द इनिशियल मंथ्स आई डिडंट मेक एनी नोट्स। मेंस के सारे नोट मेकिंग मेरी प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट हुई थी, एंड उस टाइम मैंने क्रैश कोर्स लिया था टारगेट UPSC का। So the head faculty over there, Sudarshan Lodha sir, he is also a rank holder some years back. So target UPSC का एक संकल्प means करके प्रोग्राम था, and उसमें I enrolled. Basically it was for 2.5 to 3 months. उसमें भी lectures होते थे, mock test वगैरह भी थे। So मेरे majorly notes वहीं से बने थे सारे। और टारगेट UPSC के अलावा एक सत्यम जैन सर का भी एक उन्होंने इनिशिएटिव चलाया था, अब अंडरस्टैंड UPSC के नाम से है उनका। सो वो भी जो लेक्चर्स लेते थे, एंड ही यूज्ड टू रादर एक्सप्लेन द विजन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ से एक्सप्लेनेशन करते थे, प्लस जो न्यूज़पेपर सेशंस होते हैं वो लेते थे। तो अपने नोट्स में वैल्यूएडिशन मैंने वहाँ से भी किया था। तो मेंस में मेरे मेजर 2 सोर्सेज यही थे, अपार्ट फ्रॉम द बुक लिस्ट ऑब्वियसली। एंड फॉर एस्से प्रिपरेशन, एस्से भी मैंने मेजरली प्रीलिम्स के बाद से स्टार्ट किया था। एंड मैं क्या करता था एस्से में, सो देयर इज वन चैनल ऑन टेलीग्राम ऑफ कैप्रिल अरोरा मैम। शी इज ऑल्सो, मतलब शी हैज अपीयर्ड इन मेंस एटलीस्ट 4 times, एंड उनका भी ऐसे में तो अच्छे ही मार्क्स आते थे। तो शी इज स्टिल हेल्पिंग द एस्पिरेंट्स टू टीच देम हाउ टू राइट एसेज वगैरह, तो मैंने उनका भी चैनल ज्वाइन कर रखा था। प्लस एक आध फ्रेंड जो मेरे साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू सिलेक्ट वन एसे
each weekend, and we used to write on that essay और आपस में एक्सचेंज करते थे और फिर एक दूसरे का फीडबैक वगैरह भी देते थे, एंड ऑल्सो टुक पॉइंट्स फ्रॉम दैट कैप्रिलोरा मैम्स चैनल. सो ऐसे की मैंने ऐसे करी थी प्रिपरेशन. नाउ लास्ट स्टेज इंटरव्यू के लिए आई थिंक more than anything else, there are two things that are very important. One is current affairs. You have to follow like anything. आपको current affairs से ही question आएंगे mostly. And second is your DAF. तो DAF फिलिंग और DAF प्रिपरेशन के लिए भी मैंने सत्यम सर से काफ़ी उनसे हेल्प हुई थी. एंड करंट अफेयर्स तो हमें खुद ही करने ही होते हैं, आप न्यूज़पेपर तो छोड़ ही नहीं सकते उस टाइम. और इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ आई प्रिपेयर्ड, सो आई गॉट लकी इनफ कि मुझे एक दो अच्छे ग्रुप्स मिल गए थे इन विच ऑन either every evening or every alternate day we used to have group discussions. And group discussions in the sense, अब जैसे मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली का ही एक ग्रुप था, हम 4-5 फ्रेंड्स उसमें डिस्कस करते थे. एंड IAS बाबा का जैसे मैंने पहले बताया, तो आई यूज्ड टू गो देयर एट देयर सेंटर फॉर देयर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम. तो उसमें भी मोहन सर जो उनके फाउंडर हैं, वो एक डिस्कशन करवाते थे हमसे 4-5 लोगों से. फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू पोज अ क्वेश्चन एंड ही यूज्ड टू आस्क आवर ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर इशू. तो उसमें काफ़ी हेल्प हुई, हाउ टू आर्टिकुलेट योर ओपिनियन, क्योंकि नॉलेज सबको होती है, बट हाउ टू प्रेजेंट दैट इन द इंटरव्यू, दैट इज अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इन द एंड, है ना. सो हाँ, वो ग्रुप डिस्कशंस मुझे काफ़ी हेल्प हुए. एंड इंटरव्यू फेज के लिए तो मैं भी वही कहूँगा कि आपको भी अगर हो तो ग्रुप डिस्कशंस एंड मॉक ग्रुप डिस्कशंस आल्सो, दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ जस्ट you reading and you studying about things. क्योंकि नॉलेज, अगेन मैंने जैसे पहले बोला, नॉलेज तो होती है बट आर्टिकुलेट करना इज द की ओवर देयर. अबाउट मॉक्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, अल्टीमेटली आई फील हर इंस्टीट्यूट का जो भी आप इंडिविजुअल मॉक देने जाते हैं, उनके सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. सो यू कैन गो विद एनी गुड रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स जो आपके फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया होगा, बाकी एक्सपीरियंस ने भी सजेस्ट किया होगा, बट इंडिविजुअल मॉक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रुप मॉक्स, ग्रुप डिस्कशंस, एज वेल एज इफ पॉसिबल 1-to-1 डैफ डिस्कशंस आल्सो. जैसे मैंने 1-to-1 डिस्कशंस किए थे मोहन सर के साथ, IAS बाबा के, एंड खान सर यू माइट नो. उसके अलावा उत्कर्ष सर के साथ किया था मैंने 1-to-1 डिस्कशन. वाजीराम में मैंने किया था. तो अगेन अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्ट. किसी किसी के कुछ नेगेटिव्स होते हैं, किसी के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं. सो अल्टीमेटली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट इंडिविजुअल मॉक्स सिर्फ आप अपने ग्रुप, मतलब टू गेट इनटू द ग्रूव ऑफ इंटरव्यू, बस उसलिए दीजिए. बट मेजर फोकस रखिए ग्रुप डिस्कशंस और 1-to-1 डैप डिस्कशंस पे. उसके अलावा तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस की काफ़ी लोग पूछ रहे थे. तो सी, इट डिपेंड्स फ्रॉम पैनल टू पैनल. मेरा पर्सनली इंटरव्यू वाज मोस्टली इकोनॉमिक्स बेस्ड, like at least 60 to 70% economics based tha, and in which they were asking about my opinion and not some model based questions or factual questions, but on opinion. For example, what is your opinion whether agricultural taxation should be there or not, or how are the subsidies working as of now, and is there a need to change how to give the subsidies. One question was asking, what is your vision of Viksit Bharat 2047. So ultimately, मेरे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो ओपिनियन बेस्ड, मोस्टली इकोनॉमिक्स बेस्ड. आई स्कोर्ड 180 इन द इंटरव्यू, सो इट वाज अबव एवरेज दिस ईयर. सो एंड हैविंग सेड दैट, काफ़ी मॉक्स जो होते हैं उसमें ऐसा लगता है कि वी आर बीइंग इंटिमिडेटेड और क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है. दे आर नॉट allowing us to put our opinion forth, but actual interview is completely different from that. Usme it seems more like a discussion with 4 to 5 experienced people over it, and not a question answer round of a session. ठीक है, तो इंटरव्यू हो गया. पर्सनल, आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट वन थिंग. प्रीलिम्स के टाइम पे मैपिंग और ये सब कैसे करें. सो आई वुड सजेस्ट, मैंने भी एक किया था पर्सनली, एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा लिया था अपनी स्टडी टेबल पे और इंडिया के 4-5 मैप्स लगा दिए थे, और उसके थ्रू एंड न्यूमोनिक्स के थ्रू जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें आ रही हैं और जो भी हम न्यूमोनिक्स के थ्रू देख पा रहे हैं, तो वो अगर आप डेली लिखोगे, डेली वो चीज़ रिवाइज करते रहोगे, उससे काफ़ी हेल्प होती है. लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन वर डायरेक्टली फ्रॉम मैपिंग. So it is also, I would say, a high scoring area with very limited preparation, I can
से, तो इस पे भी आप फोकस कीजिए. आफ्टर दैट आंसर राइटिंग, या सो आंसर राइटिंग एज आई अर्लियर टोल्ड ऑल्सो, मैंने वो संकल्प मीन्स प्रोग्राम लिया था टारगेट यूपीएससी का, उससे पहले एज सच कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी. सो मेरी प्रैक्टिस तो वहीं से शुरू हुई. तो दैट पर्टिकुलर कोर्स प्लस टॉपर्स कॉपीज एंड PYQs, वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक PYQs तो बार बार मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो आई ऑल्सो यूज टू राइट आंसर्स फ्रॉम PYQs, या फिर जो BSc मॉक टेस्ट वगैरह में मिलते थे और उनसे भी इवैल्यूएट करते थे. प्लस आई ऑल्सो ज्वाइन वन प्लेटफॉर्म, कन्वर्ट IAS. Basically, it's a community of multiple mains appeared candidates who in which you can submit your answers along with the questions, and they just provide you a feedback. और उससे आप अपना चेंज कर सकते हैं अप्रोच, या फिर काफ़ी अच्छे इनपुट्स मिल जाते हैं. तो आंसर राइटिंग मैंने ऐसे किया था. ऑप्शनल सिलेक्ट कैसे करें? सो ऑप्शनल के लिए there are 3 to 4 key factors that you can keep in your mind. One is your interest in the subject. अल्टीमेटली आपने उसमें ग्रेजुएशन किया है नहीं किया, वो उतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में कि नहीं. तो आप वो देखिए. और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द syllabus, like the conciseness of the syllabus, whether you think कि you will be able to complete that syllabus in the limited time or not. तो वो भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है. और थर्ड, PYQs देखिए. आप PYQs देखिए, स्कोरिंग थोड़ी देखिए. जो उस पर्टिकुलर ऑप्शनल को जिन्होंने ऑप्ट ऑलरेडी कर रखा है उनसे बात कीजिए. मतलब उनसे पूछिए कि आपने ये ऑप्शन क्यों नहीं लिया, या फिर कोई दूसरा ये ऑप्शन क्यों लिया, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं लिया. तो ऐसे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है ऑप्शन के लिए, बट अल्टीमेटली द रिवॉर्ड दैट इट गिव्स इज इमेंस. सो आप उस पर फोकस कीजिए, आराम से टाइम लेके अपना ऑप्शन डिसाइड कीजिए. 3 to 4 वीक्स भी ले सकते हैं आप उसके लिए. और ढंग से एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाइए, इधर उधर भेड़ चाल में जाके ना देखते हुए कि मेरा ये फ्रेंड ले रहा है, मैंने तो ग्रेजुएशन उसमें कर रखी है तो मुझे यही लेना है. ऐसा ज़रूरी नहीं होता. आप ये 3-4 फैक्टर देखिए. इंटरेस्ट देखिए, PYQs देखिए, जो बंदा पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों का सुनिए, एंड प्लस सिलेबस की कंसाइजनेस. एंड so many people ask this ki if I have to write again this paper, so what mistakes I won't do. First major mistake that I won't do is, मैंने personally I don't know why I ऐसा हुआ क्यों, बट ऑप्शनल की आंसर राइटिंग में मैंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था, स्पेशली फॉर पेपर 1. इकोनॉमिक्स में पेपर 1 में टेक्निकल चीज़ें होती हैं, एंड आई थिंक इट्स फॉर ऑल अदर ऑप्शंस एज वेल. क्योंकि सोचा तो ये था कि ग्रेजुएशन भी की है, मास्टर्स भी की है, तो अल्टीमेटली आंसर तो लिख ही लेंगे. बट ऐसा नहीं है. तो ऑप्शनल और आंसर राइटिंग तो इन दैट रिस्पेक्ट एनी अदर GS ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो आप स्किप मत कीजिए. एंड सेकेंड, डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके दूर रहिए. पर्सनली मुझे इनिशियली ये चीज़ इफेक्ट करती थी, बिकॉज आई रिसेंटली लेफ्ट माई जॉब. तो मैं देखता था कि जॉब वाले जो मतलब मेरे साथ के लॉन्च जॉइनर्स थे, दे वर गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा होता हूँ. तो काफ़ी वो डिस्ट्रैक्शन शुरू में आती हैं, बट अल्टीमेटली मेरी तो वो लेवल डाउन हो गई थी. बट आप भी कोशिश कीजिए कि डिस्ट्रैक्शंस जितना हो सके दूर रखिए, बिकॉज फालतू में इट विल just occupy our mind space unnecessarily. And taking breaks, like taking breaks is as important as studying. Try to incorporate breaks also in your timetable, क्योंकि वो जब तक आप खुद रिफ्रेश नहीं होंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है. फिर आप चाहे 14 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, 3 महीने, 4 महीने, 12, 13, 14 महीने लगातार पढ़िए, कोई उससे इतना आउटपुट आने नहीं वाला. सो एंड बाय ब्रेक्स आई मीन डेली ब्रेक्स की बात करें तो ठीक है, शाम को आधा पौना घंटा either go for an evening walk, or if you have siblings or friends तो उनके साथ कुछ खेलने चले जाइए. and after every 3 to 4 months थोड़ा वैसे भी मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, बट 1 or 2 days की कोई आउटिंग कर लीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. पर्सनली मैं ये करता था एंड इट डेफिनेटली हेल्प मी. सो आई थिंक इट कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो. एंड लास्टली बिफोर कमिंग टू योर क्वेश्चंस, अपनी थोड़ी सी मैं एथिक्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगा, बिकॉज I have scored 136 in this year's ethics GS4, and many people are asking what was my strategy. See, personally, to be honest, I also don't know what worked in the examination hall and how the examiner got so much impressed. What
extra he or she looked in my answer sheets. बट जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी मैं उतना ही बताता हूँ. बिफोर प्रीलिम्स मैंने एथिक्स सिर्फ GS4 की बात करूँ तो बिफोर प्रीलिम्स सिर्फ मैंने थोड़ा बहुत वो चीज़ देखी थी. दृष्टि IAS का एक चैनल है, आई वोंट से चैनल बट हाँ यूट्यूब चैनल है, उस पर दे हैव सम वीडियोज, दोज आर 2-3 years old, वीडियोज इन PPT फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट कीवर्ड्स ऑफ GS4. तो उन पर्टिकुलर वीडियोस में 7 या 8 मिनट्स की होती है हर एक वीडियो, और हर एक कीवर्ड को एक्सप्लेन कर रखा है. एंड विद द एक्सप्लेनेशन दे हैव आल्सो मेंशन्ड द एग्जांपल्स, द कोट्स, द PYQs दैट आर आस्क्ड, एनेक्डोट्स, ये सारी चीज़ें ना उन्होंने लिख रखी थी. तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से था. मैंने भी अपने सो ऑन A4 साइड शीट मैं टॉप पे हेडिंग लिख देता था, फॉर एग्जांपल एम्पैथी, और आई वॉज लाइक कि अब जो भी एम्पैथी से रिलेटेड होगा वो इसी पेज पे या फिर मैक्सिमम 2 पेज नोट्स बनेंगे उसके. सिमिलरली फॉर ऑल द कीवर्ड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपैशन, प्रोबिटी, करप्शन. ठीक है, तो स्टार्टिंग मैंने ऐसे करी थी. तो बेसिक डेफिनेशन मैंने वहाँ से लिखी. इट डिडंट टेक मच टाइम, मतलब आप मान लीजिए अगर 7 मिनट्स की भी एक वीडियो है और है 20 वीडियो भी हैं, 140 मिनट्स या समथिंग, मैं 2x पे देखता था. तो बट ये मैंने एक दिन में नहीं किया था, 3 या 4 दिन में किया था. आई डिडंट स्पेसिफिकली डिवोट एनी टाइम फॉर GS4. जब थोड़ा मन किया छोटी सी वीडियो है देख ली और 2-4 पॉइंट लिख लिए. बिफोर प्रीलिम्स में ऐसे किया था. आफ्टर द प्रीलिम्स रिजल्ट कुछ तो उस प्रोग्राम में भी, जो संकल्प मीन्स का मैंने प्रोग्राम बताया था, उसमें भी काफ़ी GS4 से रिलेटेड काफ़ी कीवर्ड्स और टॉपिक्स को लेके चीज़ें थी. सो आई जस्ट केप्ट ऑन वैल्यू एडिंग इन माय ओन नोट्स दैट आई मेड अर्लियर, और उन पर्टिकुलर चीज़ों में वैल्यू एड किया था. प्लस जो PYQs हैं, तो PYQs के भी सॉल्यूशंस टेलीग्राम चैनल पे मुझे कहीं से मिल गए थे अराउंड 5 to 6 years बैक के. तो वहाँ से भी देख के उस पर अल्टीमेटली आइडिया हुई था कि जो कीवर्ड के मैंने नोट्स बना रखे हैं सारा वैल्यू ऐड वहीं पे करना है, ताकि किसी भी एक कीवर्ड को लेके, किसी भी एक सब टॉपिक को लेके सारा जो भी मटेरियल है एक ही तरफ, एक ही जगह कंसाइज हो, ताकि अल्टीमेटली इन द एंड रिवीजन में इट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट. ठीक है. सो या उसके अलावा कंटेंट एडिशन इन GS4 मैंने PYQs तो बता दिया, बट जो टॉपर्स की मॉक आंसर कॉपीज होती हैं उससे भी काफ़ी सारा कंटेंट एडिशन किया था. कंटेंट एडिशन इन द टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स लाइक मूवीज, स्पोर्ट्स पर्सन्स, एनेक्डोट्स, कोट्स. मैंने अपने आंसर्स में दोहा भी इनकॉर्पोरेट किए थे काफ़ी. तो ये सारा एक रिपोजिटरी मैंने बना ली थी. एंड आई थिंक especially the diagrams also, diagrams, flow charts and equations. तो ये जैसे इक्वेशन एक मुझे अभी भी याद है, करप्शन की थी वो शायद डेफिनेशन की, इट इज़ मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी, समथिंग लाइक दैट. सो वो मैंने करप्शन वाला जो इस बार GS4 का क्वेश्चन आया था उसमें यूज़ की थी अल्टीमेटली. एंड या वन मोर एग्जांपल, जो कोड बेस्ड क्वेश्चंस होते थे मेरे, इन दैट आई यूज्ड टू डू दिस कि जो भी कोड है उससे रिलेटेड कोई दूसरा कोड मैं सोचता था माइंड में और उससे अपना आंसर स्टार्ट करता था. आई टेंड टू एक्सप्लेन दैट, देन आई ट्राई टू लिंक विद द क्वेश्चन. तो ऐसे मैंने कुछ यूनिक चीज़ें फॉलो करी थी. अल्टीमेटली आई थिंक एक अगर आपके पास एंड में सारा वो कंसाइज ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ों का वैल्यू एडिशन बना रहेगा तो इट विल हेल्प. दिस वाज मेजरली फॉर 10 मार्कर्स. जो हमारी केस स्टडीज थी उसमें आई यूज टू do 2 major things. जो भी क्वेश्चन होता था, like any, if you are asked about the ethical dilemma, ethical issues, what kind of approach you'll follow, majorly इसी पे रिवॉल्व करते हैं एथिक्स के केस स्टडीज के क्वेश्चन. सो आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कि जितना भी हो सके मैं उस केस स्टडीज से डायरेक्ट सेंटेंसेस वर्बैटिम उठा के अपने आंसर्स में डाल रहा हूँ. प्लस आई एम यूजिंग द कीवर्ड्स फ्रॉम द सिलेबस, जो हमारा GS4 का सिलेबस है, वो जितना हो सके अंडरलाइनिंग वगैरह ये सब करके. एंड सेकेंडली फिलोसोफर्स को मैंने बहुत यूज़ किया था इन केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चन. जैसे कोई भी आ जाता तो मैं वो गोल्डन मीन ऑफ एरिस्टोटल और यूडेमोनिया और ये सब काफ़ी, कांत के कैटेगोरिकल इम्पोर्टेंस, ऐसे कीवर्ड्स आप अगर थोड़ा डालो और उसको हाईलाइट कर दो तो इट एड्स वैल्यू टू योर आंसर्स. तो मैंने ये सारी चीज़ें काफ़ी करी थी एथिक्स के पेपर में, एंड आई थिंक इट माइट हैव हेल्प. सो या दिस वाज मोर फ्रॉम माय साइड. मैं आपके बस एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर अपनी तरफ से देखता हूँ अगर कुछ और एड्रेस करना है तो.
इज एनी कोचिंग रेफर? आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट कोचिंग. दोबारा से अगर बताऊँ तो प्रीलिम्स के लिए IS बाबा का क्रैश कोर्स लिया था मैंने. मेंस के लिए संकल्प मेंस प्रोग्राम होता है टारगेट यूपीएससी का. दैट इज ऑल्सो क्रैश कोर्स काइंड ऑफ अ थिंग, 2.5 to 3 months का. और ओवर टाइम गाइडेंस थोड़ी मोहन सर से भी फ्रॉम IS बाबा, एंड वो अंडरस्टैंड यूपीएससी जो मैंने बताया सत्यम जैन सर, उनसे भी लेते रहती है. एंड स्टार्टिंग में फॉर आंसर राइटिंग कन्वर्ट IS का एक प्लेटफॉर्म है. तो अब इसमें कुछ कोचिंग्स हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं. तो जो मैंने यूज़ किया था वो मैंने बता दिया. It takes much time in googling hard vocabulary of Hindu. So Rohit, I don't think इतना आपको ज़्यादा हार्ड वोकैबुलरी गूगल करने की ज़रूरत है. Even if you are not understanding the exact meaning of that word, just try कि आपको overall sentence and overall narrative समझ आ रहा है. That is more important, because वो जो English word वाला होता है वो आपका ये CAT एग्जामिनेशन और ये सब जो बाकी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए होता है. बट अल्टीमेटली आवर मेन पर्पस फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज बिल्डिंग आवर ओन ओपिनियन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. एंड वोकैबुलरी इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. ओवरऑल नैरेटिव पता होना चाहिए. हिस्ट्री, फैक्ट्स और पॉलिटी. हाँ रोहित, सो फैक्ट्स और पॉलिटी मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती थी कि केस स्टडी आर्टिकल्स और हिस्ट्री के फैक्ट्स नहीं लर्न होते थे. और वो टू बी ऑनेस्ट नहीं लर्न होंगे. प्रीलिम्स भी आ जाएगा तुम्हारा, मेंस भी आ जाएगा, वो लर्न होंगे नहीं. तो जितना हो सके रिवाइज करते रहो. प्रीलिम्स के टाइम पे कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स में वर्ड एसोसिएशन मैटर्स. अगर आपको सामने दिख गया वो आंसर तो आप वहाँ पे सही आंसर कर दोगे. उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट याद हो कि कौन सा आर्टिकल था या फिर एग्जैक्ट ईयर याद हो कौन सा होता. थोड़ा बहुत एसोसिएशन से ना याद आ जाती है. तो आप बस रिवाइज करते रहिए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि बहुत ज़्यादा नहीं याद हो पा रहा. और इतना सारा रिवाइज करने के बाद भी. एंड पॉलिटी का स्पेशली मैं एक आपको चीज़ बता सकता हूँ. ट्राई करिए स्पेशली पॉलिटी में, बिकॉज देयर आर सो मेनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स. सो उसमें एंड दैट इट वर्क्स फॉर इकोनॉमिक्स ऑल्सो. देयर आर सो मेनी डेटा पॉइंट्स कि आप सारे तो याद नहीं कर सकते. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू हैव अ डिफरेंट फैक्ट शीट फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल, एंड ये पॉलिटी के लिए भी. एंड उसमें मैं वो ही चीज़ ज़्यादा मेंशन करता था विच आई न्यू कि ये चीज़ मैं बहुत जगह यूज़ कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल पावर्टी का एक डेटा पॉइंट है कि इन द पास्ट 15 years चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, 230 million people, sorry 415 million people came out of poverty from 2005 to 2019. तो अब ये वाली चीज़ ना काफ़ी जगह यूज़ हो सकती है. आपकी पावर्टी रिडक्शन में यूज़ हो सकती है, आपका डेवलपमेंट की साइड, मतलब इंडिया गोइंग टूवर्ड्स डेवलप्ड कंट्री, उसके लिए यूज़ हो सकती है. सोशल वेलफेयर उसके लिए यूज़ हो सकती है. तो अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, मतलब बेसिकली काफ़ी जगह ऐसी चीज़ यूज़ हो सकती है. तो ट्राई टू हैव दोज डेटा पॉइंट्स जो आप मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सको. तो और उसकी अलग से डेटा शीट बनाओ, बार बार रिवाइज करोगे वो कुछ तो कुछ बैठ जाएगा. एंड खाली रिवीजन से नहीं, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज whenever you are doing your mains answer writing, try to incorporate those also in that answer writing. आंसर राइटिंग की मैंने बात करी है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ. आई गेस वैसे तो लोगों को पता ही होगा, बट जो अप्रोच, जो बनी बनाई अप्रोच फॉलो हो रही है, आप वही थोड़ा कीजिए कि एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, एंड देन बॉडी में you should try to incorporate many good pointers, many flow charts, diagrams, और अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड कंक्लूजन. तो अपने जो आप नोट्स होंगे ना, उसको भी अगर इसी फॉर्म में बनाएंगे तो अल्टीमेटली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी. ठीक है, तो आंसर राइटिंग थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में करना ज़रूरी है, और उसके लिए ट्राई करिए कि अपने नोट्स भी आप उसी फॉर्म में बनाएं. एंड नोट्स ना ऐसे होने चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी वेरी क्रिस्प. मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मेरे मेंस के नोट्स कंबाइंड GS 1 2 3 4 के अप्रॉक्सीमेटली 150 to 160 पेजेस के थे, इससे ज़्यादा नहीं थे. बिकॉज द की इज हाउ मेनी टाइम्स यू आर एबल टू रिवाइज योर नोट्स बिफोर द एक्चुअल एग्जामिनेशन, राइट. सो क्रिस्प, जितना क्रिस्प हो सके, पूरी बुक्स नहीं छाप देनी नोट्स के टाइम. ठीक है, अपना नोट्स एंड ट्राई टू, हाँ मैं कलर कोडिंग भी करता था अपने नोट्स में कि हेडिंग वगैरह जैसे ब्लैक से और नॉर्मल टेक्स्ट ब्लू से, वो तो ठीक है, बट फॉर एग्जांपल कुछ करंट अफेयर्स का है या फिर कुछ बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन है, तो मैं लिख के ग्रीन पेन से बड़ा सा सर्कल कर लेता था, सो दैट व्हेन आई एम रिवाइजिंग दोज थिंग्स वो एकदम से दिख जाए और वो माइंड में बैठ जाए. एंड जो फॉर एग्जांपल देयर आर सम डेटा फैक्ट्स आल्सो जो होते थे, तो मैं रेड पेन से लिखता था.
करंट अफेयर्स वाली करंट अफेयर्स तो ग्रीन हो गया, डेटा पॉइंट्स रेड से हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो गए, ये सब रेड पेन से। तो हाँ, ये ऐसे अलग हाईलाइट करने का इम्पोर्टेंस भी होता है, क्योंकि शायद आप पूरा रिवीजन ना कर पाओ अपने नोट से बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन। सो इफ़ यू जस्ट लाइक अगर आपकी आई साइट एकदम वहाँ पे चेक हो गई तो थोड़ा बहुत वो याद हो जाएगा। एंड दीज आर वैल्यू एडिशंस विच कैन हेल्प यू गेन दैट दोज एक्स्ट्रा मार्क्स। उसके बाद उनको 30 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो बाकी क्वेश्चन के लिए कौन से सोर्स का। सो हाँ रोहित, 30 से ज़्यादा क्या, मुझे तो लगता है 20-22 ही आते हो तो बहुत होता है। सो यार अल्टीमेटली प्रीलिम्स में जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर, इट्स मोर अबाउट योर वर्ड एसोसिएशन एंड द इंट्यूशन जो आपका डेवलप हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिकलेक्ट कर पा रहे हो चीज़ें कि नहीं। उस इंट्यूशन से 100% आंसर तो नहीं समझ आता, तो बट आपको थोड़ा बहुत एलिमिनेशन और इन चीज़ों में वो चीज़ हेल्प करती है। इट विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस, लाइक PYQs प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए अगर करने हैं तो। PYQs तो करने ही करने हैं आपको। एक तरह का ना PYQ प्रैक्टिस करने से यूपीएससी का भी माइंडसेट पता चल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स यूपीएससी इज फोकसिंग अपॉन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रैप्स इट इज लेइंग ओवर द इयर्स। ठीक है, मैं मानता हूँ लास्ट ईयर थोड़ा सा पैटर्न चेंज अलग हुआ था, इन विच देयर वर मेनी आई वुड से अनसर्टेन क्वेश्चंस, अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस, बट अल्टीमेटली इतना भी चेंज नहीं हुआ कि हम क्वालिफाई ना कर। सो don't be bogged down by the new things or the new approaches that are coming over the years. Just focus on what you are doing and बाकी का आपने पूछा बाकी क्वेश्चन के लिए कौन से सोर्स यूज़ करें, कोई नया सोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अपना सोर्स फॉलो किया है उसको ही फॉलो करिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए और PYQs वगैरह इन पे अच्छी पकड़ बनाइए। सो अल्टीमेटली नए से कुछ इतना रिटर्न मेरे अकॉर्डिंग तो आने वाला है नहीं। एंड आप प्रीलिम्स को ऐसे भी देखिए कि यू डोंट हैव टू बी अ टॉपर इन प्रीलिम्स, राइट। आपको 100 के 100 नहीं मार्क करने और आपको सबसे ज़्यादा नहीं लाने। सो जस्ट फोकस ऑन योर की एरियाज। एक हाँ मैं अप्रोच सजेस्ट करता हूँ जो मैं काफ़ी लोगों को बताता भी हूँ। वी नो दैट देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स इन प्रीलिम्स। हिस्ट्री है, हिस्ट्री को भी डिवाइड कर देते हैं एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, और फिर आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट साइंस, टेक एक्सेट्रा। सो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, try to find that one subject जिसमें you are very much confident that you are among the toppers in that. By toppers I mean कि जो top 10% लोग होंगे आप उनमें से हो। For example, for me it was economics. I'm talking from prelims perspective, okay? So for me it was economics. अब economics में मैं confident था कि ठीक है मेरा एक subject तो ऐसा हो गया। Now try to find another subject जिसमें you think you are above the average. Not necessarily in the top 10%, but you can be in the bracket of say 10 to 30% या 40%। ठीक है, that for me that was पॉलिटी। तो मैं ये तो था कि यार ठीक है मैं कुछ लोगों से ज़्यादा हूँ पॉलिटी में। एंड अगर आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिए, अब जो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है ना, you just have to do that much that all the other aspirants are doing. You don't have to do anything extra in that. अगर ये चीज़ आप फॉलो करोगे प्रीलिम्स तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में काफ़ी मैंने भी देखे लोग गलतियाँ वहाँ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम के बेसिक क्वेश्चन में अगर आपने गलती कर दी देन इट्स वेरी पुअर फॉर यू एंड इट्स नॉट गुड फॉर यू एज अ पर से। बट हाँ, अगर कोई एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन था जो स्टैंडर्ड बुक से नहीं था, अगर आपसे वो नहीं हो रहा पेपर में और आप वो सोचो मैं स्किप कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिकॉज अल्टीमेटली 90% लोग स्किप कर रहे हैं। दैट इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। The deciding factor is the spectrum question that you did wrong. So that's why I'm saying जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज है ना उस पर फोकस करो, नया सोर्सेज कोई लेने की जरूरत नहीं है। और वही अपने सब्जेक्ट्स पे देखो, एक सब्जेक्ट जो बहुत अच्छा है उसको तो ढंग से करना है। मतलब उसमें आप मान लो 10 अगर क्वेश्चन आने तो एटलीस्ट 7 तो करना ही है उसमें, 7 करेक्ट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मेनी ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट कवर्ड इन स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी, कैन ऐड अदर सोर्स। रोहित जैसे मैंने अभी बताया अदर सोर्स मत ऐड करो, सारी स्टैंडर्ड पे रखो। 30 पेज अगर लक्ष्मी मैम को पढ़ रहा हूँ तो रात को उनको समराइज ताकि उनको प्री और मेंस के लिए रिवीजन हो जाए। 30 पेज हाँ, मतलब देखो रिवीजन तो आप जितनी बार करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। उसी के लिए मैंने बोला कि पहले ना एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि हो सकता है आपने आज लक्ष्मीकांत पढ़ी फिर दोबारा से रिवाइज किया लक्ष्मीकांत,
कल भी यही किया, परसों भी, और अल्टीमेटली 15 दिन आपने वही किया। फिर आपने बाद में रियलाइज़ किया कि मैंने तो इस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरा ज्योग्राफी छूट जाएगा। तो वो आपका कब नहीं होगा, जब आप आज की डेट में ही अगले 3 महीने का एक शेड्यूल बना लेंगे और दिख जाएगा कि हाँ, मैं कवर कर पा रहा हूँ, और उसके हिसाब से अपने शॉर्ट टर्म गोल डिवाइड करेंगे। सो रिवीजन तो जितना भी हो आपकी मर्ज़ी हो। आफ्टर दैट एनसीईआरटी कौन से सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए और नोट्स कैसे बनाएं? एनसीईआरटी के शुरू से नोट्स मत बनाइए, बिकॉज जब आप एनसीईआरटी कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़ते ना फर्स्ट टाइम, सब कुछ नया लगता है, तो आप यू हैव द टेंडेंसी टू मेक ऑल द नोट्स। वो अल्टीमेटली नोट्स नहीं होंगे, वो बुक ही बन जाएगी आपकी पूरी। सो डोंट मेक नोट्स अर्लियर। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? आप शुरू में तो कवर टू कवर पढ़िए, डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपको ये 2024 का टाइम दे रहे हैं, देन आई वोंट सजेस्ट कि आप ऐसा करें। इस टाइम तो सब रिवीजन पे फोकस करना है। बट 2025 का अटेम्प्ट करने के लिए आप कवर टू कवर पढ़ सकते हैं। First, try to have that PYQ analysis, ki what kind of questions are being asked by UPSC and what kind of topics are favorite for UPSC. तो उससे भी काफ़ी आइडिया लग जाता है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट्स थी सबकी, मतलब हिस्ट्री 11th-12th की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। जो मैंने पढ़ा था मैं वही बता रहा हूँ। कुछ लोग एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ते हैं, कुछ लोग ज्योग्राफी की जीसी लोग भी पढ़ते हैं, बट मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स में मैंने सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी की जो होती है बुक, बस वो एक पढ़ी थी। बाकी ज्योग्राफी की देयर आर 4 बुक्स, हिस्ट्री की आई गेस देयर आर 3 to 4 बुक्स 11th-12th की, एंड पॉलिटी की भी एक ही पढ़ी थी मैंने फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और उसके अलावा तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ा था। सोशियोलॉजी की भी जो 2 बुक्स होती हैं, 2 या 3, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, बट जितनी भी होती हैं वो 11th-12th की मैंने पढ़ी थी। साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट के लिए मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, उसके लिए तो जो मैंने आपको बताया था क्रैश कोर्स, वो ही किया था। एंड अगर आपको क्रैश कोर्स, देयर आर सम पीपल थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर वो क्रैश कोर्स नहीं लेना, सो देयर आर मेनी फ्री मैराथन्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जैसे मैंने भी IAS बाबा का देखा था, बट मैंने सुना है कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स के भी होते हैं, तो आप कोई भी एक फ्री मैराथन भी देख सकते हैं। उसका 11 या 12 आवर्स का होता है। फॉर एग्जांपल मैंने करंट अफेयर्स के लिए भी फ्री मैराथन देखा था, सुदर्शन लोधा सर का ही देखा था मैंने वो भी। एंड IR की एक मैपिंग सीरीज होती है, साइंस एंड टेक के लेक्चर्स होते हैं, वो भी मैंने कुछ देखे थे। तो कंटेंट तो काफ़ी अवेलेबल है, बट ज़्यादा इधर उधर नहीं हाथ मारना, कोई 1 या 2 आप फोकस कीजिए और अल्टीमेटली उसी पे रिलाई करिए। ठीक है, प्लीज टेल अस व्हिच YT channel topper notes you follow for difficult bench stuff. ओके, सो रोहित, यूट्यूब चैनल तो जैसे मैं बताया, मुझे मेजरली मैंने ये 2 फॉलो किए थे। एक तो IAS बाबा का वो क्रैश कोर्स था, और जो प्रीलिम्स की मैराथन सीरीज वगैरह थी, एक टारगेट यूपीएससी का सुदर्शन लोधा सर का करंट अफेयर्स का मैराथन था, और वो था साइंस एंड टेक और मैपिंग की सीरीज थी। उसके अलावा ज्योग्राफी में मैं कभी कभी स्टक होता था टॉपिक्स पे, सो आई यूज्ड टू फॉलो राजतनिल सोलंकी मैम्स वीडियो। काफ़ी लोगों ने वो सजेस्ट किया, तो काफ़ी लोग वो रेफर भी करते हैं। तो वो दे आर सम ओल्ड, मतलब अब आई थिंक 2015 या 16 में वो वीडियोस बनाई थी, बट फिजिकल ज्योग्राफी के लिए वो मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने वो सारा फिजिकल ज्योग्राफी बोथ फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो वो मैंने वहीं से देखा था मोस्टली, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो। और उसके अलावा तो मैंने एज सच उसके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए मैंने प्रधानमंत्री सीरीज फॉलो करी थी, ABP न्यूज़ की जो आई थी। काफ़ी टॉपर्स वो रिकमेंड करते हैं और वो फॉलो करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो ऑडियो विजुअल से ना आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं, और उसकी कोई अलग से बुक तो है नहीं शायद इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई कैन रिमेंबर मेजरली फॉर फिल्म्स। मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत, बट मेंस के लिए मैंने वो भी फॉलो किया था फॉर सोशल इश्यूज, दैट मोहक मंगल करके है, तो उनका चैनल है, तो उसके मतलब काफ़ी अच्छे मुझे टॉपिक्स लगे थे। आई जस्ट चोज द रेलेवेंट टॉपिक्स आउट ऑफ द चैनल। तो आप भी जैसे कुछ लोग पॉडकास्ट वगैरह ये सब काफ़ी फॉलो करते हैं फॉर IR, फॉर सोशोलॉजी इशूज़, आई वुड सजेस्ट कि आप अगर वो फॉलो कर भी दें तो जस्ट बिकॉज ये तो ना एक कुआं है, आप बस अगर चले गए तो फिर एक तो एल्गो ऐसा है यूट्यूब और उसका कि फिर वो रिकमेंडेशंस आते ही जाते हैं, एंड इट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट्स यू ऑल्सो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है उसमें। तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट एनी पॉडकास्ट इज शोइंग, या फिर कोई भी आप वीडियो देखते हो, टॉपिक वाइज देखिए, आप पूरा वो फॉलो मत करिए।
एंड नोट्स वगैरह मैंने ऐसे टॉपर्स के कहीं से नहीं, मैंने खुद के ही बनाए थे। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में मैंने इधर-उधर से हेल्प ली थी। अभिषेक डूडल सर के हैं, उनके नोट्स वगैरह लिए थे, और यश जालूका सर हैं। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कुछ पूछना हो तो अभी कोई नीचे कमेंट कर देना, तो मैं डिटेल में बता दूँगा। बट जितना मैंने किया था। बट हाँ, अगर मैं जीएस की बात करूँ तो मेजरली यही था। देन पीवाईक्यू एनालाइज़ कैसे करना चाहिए? सो सी, देयर आर 2 वेज़ टू डू दिस। फर्स्टली, जैसे मैंने पहले बताया, you should try to know what यूपीएससी के फेवरेट एरियाज हैं, ठीक है? वहाँ से क्वेश्चंस कितना रिपीट हो रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ थीम्स आर बीइंग रिपीटेड, नॉट ओनली द टॉपिक्स बट थीम्स आल्सो। तो एक तो ये, और सेकंड, फॉर डिवाइजिंग योर स्ट्रैटेजी एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मीन्स, ये दो चीज़ों के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनालाइज कैसे करना है, आजकल तो काफ़ी मतलब वो भी आ रहे हैं, टेलीग्राम कम्युनिटीज़ हैं और ये सब। आई वोंट सजेस्ट आप इसके लिए कोई अलग से कोर्स लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये खुद भी थोड़ा मेहनत करके हो जाता है। और पीवाईक्यू एनालिसिस में सिर्फ ये मत देखिए कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन था और उसमें उसका एक आंसर हो गया। अगर मैं साइंस एंड टेक की बात करूँ तो इस बार जैसे आया था वोल्बाचिया मेथड का एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज इट रिलेटेड टू। द करेक्ट आंसर वाज समथिंग की इरेडिकेटिंग मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज, समथिंग लाइक दैट। बट उसके अलावा तीन ऑप्शंस और थे। तो जब भी आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं ना, आप उन 3 ऑप्शंस के बारे में भी कुछ-कुछ देख लीजिए, बिकॉज़ समटाइम्स इट हैपेंस, स्पेशली इन साइंस एंड टेक, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी आल्सो, कि डायरेक्ट ऑप्शन जो पहले दिए हुए थे, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी ना कभी। कभी-कभी हिस्ट्री में भी हो जाता है। तो एनालिसिस आप ऐसे भी कीजिए कि सिर्फ करेक्ट आंसर ना देखते हुए जो इनकरेक्ट ऑप्शंस थे, उसके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा देख लिया। एंड अल्टीमेटली उसके ना ट्राई करिए नोट्स बनाइए, बिकॉज आप एक बार जब देख रहे होंगे ना, ऐसा लगेगा बहुत ईजी है, बट एट द एंड हो सकता है आप सब कुछ भूल जाओ उससे related। तो नोट्स साथ साथ पीवाईक्यूज के स्पेशली बनाते रहिए। शेयर यार रोहित, मैंने वन नोट्स नहीं बनाए थे। आई टेंड टू मेक माई ओन हैंड रिटन नोट्स, तो वो वन नोट पे नहीं है तो मैं शेयर कर नहीं पाऊंगा। बट काफ़ी सारे टॉपर्स के ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, आप किसी का भी एक बार देख सकते हैं। ऑप्शन के लिए अपनी कौन सी बुक लिस्ट फॉलो किया और विदाउट कोचिंग हो जाएगा? ऑप्शनल मैंने इकोनॉमिक्स के लिए बुक लिस्ट तो फॉलो करी थी, जो एक वो है अभिषेक डूडल सर हैं और यश जालूका सर हैं, तो उन दोनों के ब्लॉग्स मैंने देखे थे। एंड मुझे थोड़ा हेल्प उनसे, मतलब पर्सनली भी मेरी बात हो गई थी। तो उनके ब्लॉग्स में जो भी लिखी हैं, जैसे एच.एल. आहूजा, सैल्वाडोर और अपना एच.एल. भाटिया और ये सब, तो मैंने वही बुक लिस्ट फॉलो करी थी, कोई ऐसी एक्स्ट्रा फॉलो नहीं करी। बिना कोचिंग के हो जाता है या नहीं, हो तो जाता है, मैंने भी बिना कोचिंग के किया है। बट अल्टीमेटली अगर आपका नहीं है इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, और आपको या फिर इकोनॉमिक्स छूटे हुए पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो आई वुड सजेस्ट आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब इतना मुझे नॉलेज है नहीं कि कोर्स कौन सा सही होता है कि नहीं, सो आई वोंट बी द राइट पर्सन टू आंसर। बट अगर आपका क्वेश्चन बस ये है कि हो जाता है नहीं, तो हाँ हो जाता है। बट येस, आप मॉक टेस्ट ज़रूर लीजिए, किसी भी अच्छे ब्लिस पॉइंट के मैंने सुने होते हैं, एंड नेक्स्ट आईएएस के मॉक टेस्ट होते हैं। अब मुझे किसी की यूटिलिटी के बारे में नहीं पता कि कौन से कैसे होते हैं, बट मॉक टेस्ट तो आपको लेने ही पड़ेंगे फॉर पीवाईक्यूज एंड फॉर जीएस आल्सो। देन कहाँ थे हम? ओके, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम 11-12 एनसीईआरटी जियो इनफ फॉर मेंस। सी रोहित, अगेन इनफ फॉर मेंस, मेंस के लिए ना थोड़ा सा एक अलग स्ट्रैटेजी लेनी होती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीइंग फॉर मेंस, इट्स अबाउट, जैसे मैंने आपको बोला ना, जब आप नोट्स बना रहे होंगे, आप अपने नोट्स भी उसी फॉर्म में बनाइए। इंट्रोडक्शन, बॉडी, वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट स्टेप्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, डेटा फैक्ट्स, डेटा पॉइंट्स, कंक्लूजन, ये सब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। एंड बाय टॉपिक आई मीन डायरेक्ट आप अपने सिलेबस से उठाइए टॉपिक्स, जैसे जीएसटी में फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फिर GS1 में अगर मैं बोलूँ तो पीवाईक्यूज काफ़ी अच्छा गाइड है, स्पेशली फॉर ज्योग्राफी, तो कि सीधा आप लिख सकते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, और उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो भी बाकी सारे ऐसे सब टॉपिक्स होते हैं। तो अल्टीमेटली आपके नोट्स होंगे वो जो इनफ होंगे, बुक्स उतना काम नहीं आएंगी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो आपने जैसे बुक्स मेंशन करी लक्ष्मीकांत और ये सब वैल्यू एडिशन वगैरह के लिए होंगी। काफ़ी बार ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो आपने शायद अपने नोट्स में रिवाइज ना कर रखे हो, बट क्योंकि आपने प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें इतनी रिवाइज कर रखी होंगी, कुछ कुछ आप लिख पाओगे। जैसे इस बार ही हुआ था, एक वैदिक सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया था,
मैं बिल्कुल भी रिवाइज करके नहीं गया था मेन से पहले, बिकॉज ये तो प्रीलिम्स के टाइम पे हम पढ़ते हैं राइट, वैदिक सिविलाइजेशन वगैरह, बट अब अल्टीमेटली कुछ तो लिखने, तो आई ट्राई टू रिकलेक्ट और कुछ ना कुछ मैंने लिख दिया था। तो इनफ नहीं होता बट कुछ भी, बट अल्टीमेटली वो आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है किसी एक ऐसे क्वेश्चन को लेके जो आपके लिए बाउंसर आया है। बिल्कुल वो चीज़ बनाने की वो हैबिट बनाने की कोशिश कीजिए बिफोर द मेंस, बिकॉज नथिंग इज इनफ। सो आपको वो तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाउ यू आर एबल टू डील विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सर से पेड मेंटर बिगनर को लेना चाहिए, सत्यम जैन सर से पेड मेंटर बिगनर को लेना चाहिए। पेड मेंटर आई थिंक सत्यम जैन सर ने पेड मेंटरशिप तो नहीं थी, वो उनका टेलीग्राम चैनल ही था। तो और मेंटरशिप ट्राई करो कि हो सके, क्योंकि यार ऐसे लोग मेंटरशिप कर देते, ऑब्वियसली दे वोंट बी एबल टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस मेंटरशिप कि आपको हर वीक आप वो ले रहे हैं, फॉलो अप दे रहे हैं और ये सब, बट कॉन्टिन्यूअस ना उतनी ज़रूरत होती भी नहीं अगर आपके में खुद में डिसिप्लिन है। आपको एक इनिशियल गाइडेंस और इनिशियल मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, तो आप उस पर फोकस कीजिए, बाकी तो अल्टीमेटली वो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन पे है। सोशियोलॉजी प्रीमियम्स को भी कभी न्यूज़ से क्वेश्चन आ जाता है। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शन तो नहीं था, बट अगेन सोशियोलॉजी इज अ टॉपिक जिसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो किसी बुक से नहीं होते ना, तो आपके पास वो ओवरऑल नॉलेज और वो इधर उधर से आ जाते हैं। जैसे वुमेन इश्यूज हो गया, तो आप करंट अफेयर्स कलेक्ट कीजिए। मैंने वो मोहक मंगल का चैनल बोला था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी ऐसे डेटा फैक्ट्स वगैरह कलेक्ट करने में। तो इसकी अलग से प्रिपरेशन कुछ नहीं होती, अल्टीमेटली करंट अफेयर्स और इशूज वो आप देखिए PYQs में देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस, किस थीम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस पर ट्राई कीजिए आपके थोड़े अपने हैंड रिटन नोट्स हो। बहुत टाइम जाता है नोट्स बनाने में फॉर सोशियोलॉजी जी, तो आप नोट्स मत बनाइए ना इतने। ये तो मैंने कहा कि शायद आपका अप्रोच टूवर्ड्स नोट मेकिंग गलत हो कि आप बुक से पढ़ के नोट्स बना रहे हैं। तो बुक वाइज मत रखिए, आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, फिर इतना टाइम नहीं जाएगा और आपके कंसाइज रहेंगे। ये सोचिए कि हर टॉपिक के एक या फिर मैक्सिमम 2 पेज नोट्स ही बनाने हैं। सो आई डोंट थिंक सो फिर इतना टाइम जाना चाहिए। लास्ट वाज डिफिकल्ट और सजेशंस प्लीज विद रिस्पेक्ट टू इट। सुषमा मैंने आई थिंक बता दिया कि डिफिकल्ट था, कोई बात नहीं, बट अभी भी आप अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज पे फोकस कीजिए और अपने वो सब्जेक्ट्स ढूंढिए कि आपका कौन सा बेस्ट है, कौन सा सेकंड बेस्ट है और कौन सा आपको एवरेज रखना है। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन नहीं आते उनके फैक्ट्स को ऐड करने में टाइम जाते हैं, तो आप फिर उन पर्टिकुलर फैक्ट्स मत ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं, तो अपने नोट्स में ऐड कीजिए। अदरवाइज इतना ज़्यादा मत देखिए उनको मॉक टेस्ट के वैल्यू एडिशंस को। उसके बाद प्लीज टेल आप कहाँ से प्री का डेली एमसीक्यू और मंथली। मैं डेली एमसीक्यू नहीं करता था, मंथली टेस्ट सीरीज मैं वहाँ पे दिया था, IAS बाबा का जो क्रैश कोर्स था। Explain which techniques you follow to get maximum output of your study. Don't able to study beyond 5 hours. So see, I didn't focus on the number of hours जैसे मैंने पहले बताया था, but the quantity of the quantum of the subject that I'm covering. But having said that, 5 hours तो शायद if you are not a working professional, 5 hours तो कम है टू बी ऑनेस्ट। आप ना इसको ऐसे, अगर आपको वही देखना है इफ़ यू आर नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप इसको एज एन 8 आवर और 9 आवर जॉब भी ले सकते हैं इस स्टडीज़ को, कि जैसे ऑफिस भी तो जाते हैं ना ऑफिस वाले लोग, तो आप यही सोचिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर वो वैसे वो जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो आप पढ़ाई में डिवोट करें। और अगर प्रॉपरली आप विद ब्रेक्स प्लान करेंगे ना, तो मोटिवेशन आ जाता है। बिकॉज अब फॉर एग्जांपल मैं अगर 4:30 पढ़ने बैठा, मुझे पता है कि मुझे 6:30 खेलने जाना है, सो मैं वो 4:30 से 6:30 ना अच्छे से पढ़ूंगा, 6:30 नहीं तो 6:15 तक तो अच्छे से पढ़ूंगा, फिर 6:30 से 7:30 खेल के आऊँगा और फिर 8 बजे दोबारा पढ़ूंगा, तो वो अच्छे से होगी पढ़ाई। बट अगर मैं सोचूंगा 4:30 से 10 बजे तक पढ़ना है, मैं मुश्किल से मुश्किल इफेक्टिवली आई वुड जस्ट बी एबल टू स्टडी 2 आवर्स। सो ब्रेक्स लीजिए और थोड़ा सा अंदर अपने आप को मोटिवेट करने का यही एक तरीका होता है। प्लस येस, यू कैन ऑल्सो कंबाइन योर स्टडीज विद बोथ बुक्स PDFs एज वेल एंड द ऑडियो विजुअल्स एज वेल। जैसे किसी ने अभी ऊपर यूट्यूब के बारे में पूछा था, तो मैं भी यही करता था, न्यूज़पेपर रीडिंग और यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं मैं 2-3 बार देखता था। एक तो आफ्टर आई हैड माई डिनर अराउंड 10:30-11, उसके बाद मैं पढ़ता कुछ नहीं था, मैं यही चीज़ें देख रहा होता था। और जैसे अगर सुबह या दोपहर को लंच या फिर ब्रेकफास्ट करें, तो उस समय कोई वीडियो चला ली। तो ऐसी चीज़ें मतलब अगर आप ऐसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे ना, तो हो जाएगा।
गुड इवनिंग पम्मी। रोहित सर, जीएस और सोशियोलॉजी के लिए बिना टीचर के कैसे बिगनर्स आपने आंसर चेक करे? सोशियोलॉजी मेरा नहीं था ऑप्शन, सो आई कांट सजेस्ट। जीएस के लिए मैंने बताया कि टॉपर्स कॉपी और वहाँ से खुद सेल्फ एनालिसिस हो गया था कि कैसे लिखते हैं, बट हाँ बिल्कुल बिगनिंग में कन्वर्ट आईएएस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने हेल्प करी थी, और जो संकल्प मीन्स प्रोग्राम मैंने बताया उससे है। पीवाईक्यू एनालाइज करना चाहिए, मैंने बता दिया। आपने कब से स्टार्ट किया प्रिपरेशन? पम्मी मैंने इंट्रोडक्शन में वैसे बता दिया था, बट आई थिंक यू जॉइन लेट। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम September 22 ऑनवर्ड्स, लाइक द एग्जैक्ट प्रिपरेशन जो पेपर पर्सपेक्टिव से देखी जाती है, September 22 से, और फिर May 2023 में मैंने अपना प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दिया था। ओके, कौन सी मिस्टेक्स करी थी? थोड़ा बहुत मैंने बताया है कि ठीक है, ऑप्शन पे आप राइटिंग आंसर राइटिंग फोकस कीजिए, डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर हो सकते हैं दूर रहिए, और प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिए। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताई, ब्रेक्स लीजिए, और डिफरेंट सोर्सेज से ट्राई करिए स्टडी करने का। और ना थोड़े टाइम तक आप इसको देख सकते हैं कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, बट अल्टीमेटली, क्योंकि मुझे शुरू में तो मज़ा आता था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतने सारे उस टाइम केबीसी भी आता था, तो इतने सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट केबीसी में आ जाते थे, एंड आई यूज्ड टू फील प्राउड इन फ्रंट ऑफ माय सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कि देखो मुझे ये वाला क्वेश्चन आता है। तो मोटिवेशन के ना सबके अपने तरीके हो सकते हैं, अल्टीमेटली मिक्स मैच करके करेंगे और ये सब करेंगे तो हो जाएगा। डेली का शेड्यूल कैसा रहता था? मैंने जैसे शुरू में बता दिया था कि एवरेज 8 आवर्स, 8 से कम ही जाते होंगे वैसे, मैंने कभी नोट नहीं किया है, बट अलॉन्ग विद ब्रेक्स, विद अ वीकली, अ मंथली एंड अ डेली शेड्यूल। थोड़ा आप अपने टाइम को ऐसे डिवाइड कीजिए। एंड येस, 70% ऑप्शनल, 30% जीएस इन द इनिशियल मंथ्स, और फिर 30% ऑप्शनल एंड 70% जीएस इन जनवरी एंड फरवरी, और फिर मार्च से पूरा प्रीलिम्स। सबका अपना अपना हो सकता है। दिस वाज माय पर्सनल स्ट्रेटजी। Attempt will be 2026 and give an idea. I have completed NCERT and Lakshmikant. Please give a basic idea. 2026. Okay, so ठीक है, ये इन जनरल मैं सबको ही बताना चाहूँगा। कभी ना ऐसे मत प्लान कीजिए कि मैं 2 या 3 साल बाद अटेम्प्ट दूंगा। ट्राई करिए कि ठीक है, अभी तो ये 24 हो गया, 2 महीने बचे हैं, मैं इसमें तो नहीं बोलूँगा कुछ। ट्राई करिए कि आपको 2025 ही अटेम्प्ट देना है, अनलेस आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो हो सकता है जैसे विक्रम जो यहाँ कह रहे हैं वो अभी एलिजिबल ही ना हो, ही स्टिल इन कॉलेज, बट अगर ऐसा नहीं है तो ट्राई करिए जितना आप जल्दी हो सके उतना ही फोकस कीजिए अटेम्प्ट देने का, फालतू में लिंगर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड विक्रम, फॉर योर क्वेश्चन, अगर हो सकता है 2025 में ही दे दीजिए, बट अगर आप एलिजिबल ही नहीं है, आई थिंक यू आर ऑन द करेक्ट प्लेस। इफ़ यू आर सेइंग यू हैव कंप्लीटेड, सो हाँ, ये भी सबके लिए, व्हेन यू से यू हैव कंप्लीटेड एनसीईआरटी एंड लक्ष्मीकांत, I don't know what each person mean by completing something, but according to me it should be कि आपने एटलीस्ट वो 2 बार तो पढ़ लिया है, ठीक है, कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे आप वो सही नहीं कर पा रहे, बट आपको पता है कि हाँ यार ये उधर से क्वेश्चन था। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय वन टाइम बाय कंप्लीशन। तो अगर हाँ ऐसे है तो ठीक है, आप सही पेस पे हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं स्पेक्ट्रम की, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम होती है, इकोनॉमिक्स का आप कोई भी देख सकते हैं। मैंने पर्सनली कुछ फॉलो नहीं किया था एज सच, मृणाल सर के थोड़े नोट्स फॉलो किए थे, बट क्योंकि मेरा ऑप्शनल था इकोनॉमिक्स, सो इतना मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने तक। तो बाकी स्टैंडर्ड सोर्सेज एनसीईआरटीज ये चीज़ें फॉलो करते रहिए। डेली शेड्यूल बता दिया। कोचिंग लगाना ज़रूरी नहीं होता रविंद्र। जैसे मैं बताया, मैंने भी क्रैश कोर्स ही लिए थे, और वो भी इसलिए क्योंकि मॉक टेस्ट थे उसमें। मॉक टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज दैट आर वेरी, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सिंस आई मेंशनिंग मॉक टेस्ट के ना स्कोर से कभी बॉक डाउन मत होना। स्कोर्स कोई भी आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली यू शुड बी लाइक दैट कि यू आर नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक्स दैट यू डिड इन द मॉक टेस्ट इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो हाँ, मॉक टेस्ट में आप स्ट्रैटेजी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट एडिशन के लिए भी। मैंने इसलिए ली थी, कोचिंग तो नहीं थी वो, तो क्रैश कोर्स था, बट ऐसा ऐसे लगाना ज़रूरी नहीं होता। लास्ट में रीजन्स के लिए शॉर्ट नोट्स करंट और स्टैटिक के कैसे बनाए? जैसे मैंने आपको बताया, मैंने विजन के फॉलो किए थे, एंड आई यूज टू ट्राई टू कंसाइज 1 मंथ के कंपाइलेशन इन 4 to 5 पेजेस ओनली। अल्टीमेटली मुझे याद है मेरे 25 to 30 पेजेस के ही नोट्स थे फॉर 8 to 9 मंथ्स इन द एंड, एंड दोज हैड कंपाइलेशंस के। मैं न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाता था, तो कंपाइलेशंस के नोट्स थे, प्लस
जो मैंने बताया IAS बाबा का जो मॉक टेस्ट था उसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे वहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन लगे। आपको सब कुछ तो नहीं डालना होता अपने नोट्स में, आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खुद एनालिसिस करना आ जाना चाहिए बाय PYQs और ये सब कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कंप्लीटली यूजलेस। सो इंपॉर्टेंट वाले ही डालने होते हैं। तो क्रिस्प जितना हो सके उतने ही बनाने हैं कि जो आपका प्रीलिम्स, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, प्रीलिम्स से एक वीक पहले तक पूरा आपने अपने नोट्स को बोथ करंट अफेयर्स एज वेल एज GS एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज कर पा रहे हो। एटलीस्ट बोला मैंने इन लास्ट 3-4 डेज आई वुड से। सो इस तरह से आप नोट्स बनाइए। किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसे कैसे डील करें? यदि किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसे, यार ये तो मतलब डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। 2 ही तरीके हैं इसके, या तो आप अपने इंट्यूशन पे रिलाई कीजिए और ये थोड़ा याद करिए कि आपने कहीं पढ़ रखा हो, उससे रिलेटेड आपको कुछ दिख रहा है, थ्रू एलिमिनेशन यूज़ करिए। और सेकंड है छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, आपको सारे 100 के 100 नहीं अटेम्प्ट करने। इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने बता दिया ऊपर। If starting now as a beginner, is a preparation of CSE 25. Yes, Akash, it's more than sufficient amount of time. थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग, थोड़ा ढंग से गाइडेंस लेके आप करेंगे, आराम से हो जाएगा। आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए, ये भी आपका जो एक्यूमेंट है ना, वो थ्रू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगा मेंस के टाइम। अगर आप उसी स्ट्रक्चर में अपने नोट्स बनाएंगे तो अल्टीमेटली ज़्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं। ऑप्शनल स्ट्रैटेजी, मेरा इकोनॉमिक्स था तो मैंने बता दिया थोड़ा बहुत ऑप्शनल कैसे किया था बुक लिस्ट के साथ। मैंने अपने पर्सनल, यार वही है अल्टीमेटली हैंड रिटन नोट्स मैटर, स्पेशली इन ऑप्शनल। GS प्रीलिम्स मेंस के आपको बनाने नहीं बनाने आपकी मर्जी है, बट ऑप्शनल के तो मैं बोलूँगा बनाइए ही बनाइए। एंड ट्राई करिए कि प्रीलिम्स से पहले आपके पेपर 1 पेपर 2 के एटलीस्ट नोट्स रेडी हैं। चाहे आपको कुछ लर्न हुआ है चाहे नहीं हुआ, डजेंट मैटर एट ऑल, बट आपके अपने नोट्स रेडी होने चाहिए। तो कैसे सारी, देखो सबकी स्ट्रैटेजी, सारे ऑप्शन की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। मैंने भी कुछ टॉपर्स के ब्लॉग्स देखे थे, 2-3 टॉपर्स का तो मैंने नाम भी लिया और उनकी थोड़ी स्ट्रैटेजी पता करने की कोशिश की थी। अल्टीमेटली फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे गया था। PYQs तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सबको पता ही होगा ऑप्शन में। तो मैंने PYQ के थ्रू भी नोट्स बनाना स्टार्ट किए थे कि टॉपिक लिख लिया और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQs आए हों वो उसी टॉपिक के अंडर मैंने एक तरह से नोट्स बना लिए। सो अल्टीमेटली मेरी सारी ही नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी ऐसे रही थी, टॉपिक वाइज एंड नॉट सब्जेक्ट वाइज, फॉर मेंस एंड ऑप्शनल। ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया, और एथिक्स स्ट्रैटेजी भी आई थिंक मैंने थोड़ा डिटेल में बताया। सर प्लीज स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ यार मोस्टली, बट ओके। परचेज करें फोरम मेंस टेस्ट सीरीज, यार मैंने फोरम की ली नहीं थी, सो आई कांट कमेंट रोहित वेदर, एंड बिकॉज मेरा ऐसा कोई पीयर ग्रुप भी नहीं था जिससे मैंने पूछा हो। बट जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर कोई रिप्यूटेड की है और अगर आपके किसी फ्रेंड वगैरह कोई वो सजेस्ट करते हैं जिन्होंने पर्सनली ले रखी है तो आप ले सकते हैं कोई भी। कन्वर्टाइज का जहाँ तक है, those are not test series, that's just a platform of mains appeared people who just evaluate your answers and send it back to you for inputs. थोड़ा, और वो वीकली आप उनके साथ मंथली मेंटरशिप सेशंस भी रख सकते हो। आपको ट्राई करना है तो आप उनकी साइट पे जाके देयर आर सम फ्री इवैल्यूएशंस आल्सो, डेमो इवैल्यूएशंस जैसे, तो वो कर सकते हैं। प्लस उनके अलग अलग प्रोग्राम भी होते हैं, तो एक मंथली है वो ऑब्वियसली सबसे चीपेस्ट है, फिर एक 6 मंथ्स है वगैरह, वो आप देख सकते हैं देखने हैं तो। बट अल्टीमेटली ये चीज़ें बहुत नेसेसरी नहीं है, अगर आपको सही में रिक्वायरमेंट लगती है तो आप करिए। और कंपैरिजन आप पूछेंगे मुझे यार, क्योंकि दूसरा रोहित, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, सो इसलिए मुझे इतना पता नहीं उसके बारे में। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए, अल्टीमेटली आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए वो करने की कि अपना भी टाइम आएगा, सो ऐसे ही बचा जा सकता है। एंड प्लस ब्रेक्स, एंड येस ट्राई टू हैव गुड पीपल अराउंड यू। बाय गुड पीपल आई मीन दोज हु कैन इंस्पायर यू, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको इंस्पायर कर सकते हैं, आपके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस टाइप के भी अपने आसपास वो थोड़ी एनर्जीज रखिए। ट्राई करिए नेगेटिव एनर्जीज उनका आपको जितना इग्नोर कर सकें इग्नोर करिए। और आपके पास अगर टाइम है तो ट्राई करिए सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स नहीं, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स भी पढ़िए। जैसे पर्सनली मुझे भगवत गीता, कुरान, ये चीज़ें पढ़ने का काफ़ी शौक है। शौक डेवलप हुआ है, अब उनसे पहले से था बट ओवर टाइम थोड़ा डेवलप हुआ। तो ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप पढ़ेंगे तो थोड़ा माइंड ना वैसे रिफ्रेश सा रहता है। और
मोटिवेशन मिलता रहता है, एंड अल्टीमेटली मोटिवेशन इज द की टू फेंड ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, नोट्स कैसे बनाए बता दिया। अब कितने कम मंथ में कैसे सीखा। आंसर राइटिंग मैंने पूरी प्रीलिम्स के बाद ही किया था, और मैंने तो कोर्स के थ्रू लिया था जो संकल्प मेंस का प्रोग्राम था। एंड अल्टीमेटली इतना टाइम ना लगता नहीं है आंसर राइटिंग में, अगर आपने ढंग से समझ लिया है कि कैसे आप लिख सकते हैं आंसर। एंड कैसे समझ सकते हैं आप, वो पीवाईक्यू एनालिसिस और टॉपर कॉपीज देख के। रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने बता दी कि 2 से 3 बार ऐसे रिवाइज करना है, ठीक है। मतलब इतने नोट्स बनाने कि 2 से 3 बार रिवाइज हो सके। कौन से इंस्टीट्यूट का आपको एथिक्स के पीवाईक्यू नोट्स पीडीएफ मिला था? यार पीडीएफ रोहित, आई थिंक जैसे मैंने एक बार वो बताया कि दृष्टि आईएएस का गया था, उसके अलावा तो जो भी इधर उधर से अल्टीमेटली मैंने कोई एक रेफर नहीं किया। जितने सोर्सेज मुझे मिल पा रहे थे मैंने हर जगह से देखे ही थे, बट कोई ऐसे इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स या फिर ऐसे पीडीएफ नहीं लिया था। रीड एंड राइट वाइल बिगनिंग रीडिंग ऑफ लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम। लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज वो अपने आप में ही नोट्स ही लगते हैं मुझे, उनको तो वैसे ही जितनी बार रिवाइज करो कम है। सो मैंने न्यू नोट्स ही बनाए थे। एंड आई गेस आप एक चीज़ कर सकते हो जो मैंने इसमें करी थी लक्ष्मीकांत में। इनिशियली फॉर द फर्स्ट रीडिंग मैं पेंसिल से अंडरलाइन करता था, फिर सेकंड रीडिंग में पेन से, थर्ड में ब्लू ग्रीन हाईलाइटर, फोर्थ में येलो हाईलाइटर, कुछ ना ऐसा कुछ करता था। तो अल्टीमेटली 5 से 6 रीडिंग तो लगती ही हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत की। स्पेक्ट्रम की भी 2-3 तो लगती है मिनिमम। सो मैं ऐसे कर लेता था, उससे मुझे भी आइडिया हो जाता था कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। जैसे अब अगर बहुत ज़्यादा कुछ अंडरलाइन हो, मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो रिवीजन में वो काम आ जाएगा। तो अलग से मैंने नहीं बनाया था, मैंने ऐसे किया था। पॉलिटी के लिए मैंने कोई लेक्चर फॉलो नहीं किया आकाश ऑन यूट्यूब। ओपिनियन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, सॉरी आकाश, नो आइडिया एट ऑल। ट्राई करूँगा मैं, आप मुझे इंस्टा वगैरह या कहीं पे रीच आउट करना, मैं ट्राई करूँगा किसी से कनेक्ट कर सका तो, बट मुझे पर्सनली नहीं पता। करंट अफेयर्स मैंने बता दिया। रफ आइडिया ऑफ बिगिनर, हाउ टू कवर द सिलेबस, रिवीजन नोट्स विद एन एग्जांपल ऑफ एनी सब्जेक्ट। सो अल्टीमेटली वही है, जैसे इसकी अगर मैं आता हूँ सिलेबस रिवीजन नोट्स, जितना कंसाइज रिसोर्सेज हो सकती हैं उतना कंसाइज रखनी है। नोट्स उतने बनाने हैं कि जो आपका लास्ट वीक बचा है बिफोर प्रीलिम्स, आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर सकें। और मेंस में ऐसे नोट्स बनाने हैं कि स्ट्रक्चर्ड आंसर वे में नोट्स बन रहे हैं। सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए दिस वर्क। और डिटेल में पता करना है तो मैंने एथिक्स का भी बताया था, आप उस टाइप का भी फॉलो कर सकते हैं। अल्टीमेटली वैल्यू एडिशंस मैटर इन मेंस। सो डेटा फैक्ट्स की अलग शीट बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स वगैरह, इन सबको, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, इन सबको भी अलग लिख के बार बार रिवाइज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लर्न करने की कोई ट्रिक नहीं है सावन, बट वही है, आप अगर बहुत सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस अपने आप ही हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन स्ट्रेसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज एंड द मॉक टेस्ट, बिकॉज उससे काफ़ी प्रैक्टिस डेवलप हो जाती है। कोई एज, अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ ईच एंड एवरी, सावन इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक डायग्राम इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ट्राई करिए जितने में हो सके बनाइए, मैप्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, बट अगर सब में नहीं बन पा रहे, इतना वो स्ट्रेस्ड आउट होने की उसमें जरूरत नहीं है। बट येस, दोस प्रोवाइड वैल्यू एडिशंस, एज मिलेगा उससे। 150 पेज के सब वीडियो लेक्चर से बनाया था, क्लास की वीडियो से फैक्ट्स लिखे थे। क्लास के पीडीएफ से नहीं, मैंने कोई ऐसे पीडीएफ से फैक्ट्स नहीं, वो जो मेरे 150 पेज के जो मैंने नोट्स बनाए मोस्टली वो वहीं से थे। जो लेक्चर्स मैंने वीडियो लेक्चर्स बताए थे। मीन्स कौन सी सिटी, मैंने दिल्ली से दिया था विजय। टेस्ट सीरीज कौन सी कोचिंग की? प्रीलिम्स की मैंने आईएस बाबा का लिया था कोर्स, क्रैश कोर्स था, उसमें टेस्ट सीरीज भी थी। एंड मेंस का मैंने टारगेट यूपीएससी का लिया था, उसमें क्रैश कोर्स भी था एंड मॉक टेस्ट भी थे। डेली रूटीन शेयर पम्मी, आई हैव टोल्ड द डेली रूटीन, वही 7-8 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई, प्लस ब्रेक्स होने चाहिए बीच में, और रात को यूजुअली न्यूज़पेपर एंड वीडियोस, एंड दिन में बाकी सब पढ़ाई। मैप्स को कैसे याद रखते थे, मैंने बताया कि एक वर्ल्ड मैप बड़ा सा था मेरे पास न्यूमोनिक्स के थ्रू, उसको बार बार देखने से और इंडिया के मैप्स वगैरह अपने स्टडी टेबल पे लगाने से अल्टीमेटली वो बार बार देखेंगे तो वर्ड एसोसिएशन और विजुअल एसोसिएशन से वो याद हो जाती है। प्रीवियस कुछ ईयर से जीएससी में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, दैट्स ट्रू। के लिए कैसे, सो विजय, इफ द मार्क्स आर लेस इन जीएससी तो जस्ट सी कि वो सबके लिए ऐसे हैं, ठीक है। मेंस में भी अल्टीमेटली वही है, यू हैव टू परफॉर्म रिलेटिवली बेटर देन अदर्स, यू डोंट हैव टू टॉप द एग्जामिनेशन, लाइक 250 में से 250 नहीं लाने, तो अल्टीमेटली बेटर देन अदर्स के लिए
अप्रोच कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं वैसे ही कीजिए, बट आपको अपनी अप्रोच पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड ट्राई की उससे वही है, जो भी आप कर रहे हैं पीवाईक्यूज लगा के देखिए, मॉक टेस्ट लगा के देखिए, अगर आप इफ यू आर एबल टू हैंडल दोज वेल, सो आई थिंक दोज आर गुड। आंसर राइटिंग करते थे, जब आपका आंसर से इवैल्यूएट करवाते थे, मैंने बता दिया कन्वर्ट आईएएस एंड संकल्प मींस यूजफुल गवर्नमेंट वेबसाइट्स। यार उतनी मुझे रविंद्र आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई एम सॉरी। पीआईबी मैंने फॉलो करा था थोड़ा, एंड उसके अलावा गवर्नमेंट वेबसाइट्स मुझे नहीं याद जो मैंने कुछ ऐसे अलग से फॉलो किया। सो पीआईबी आई कैन से आई फॉलो दैट। पीवाईक्यूज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिल्कुल होते हैं रविंद्र, काफ़ी बार हुए भी हैं, प्रीलिम्स में खासकर होते हैं। व्हाट्स योर जीमेल? आई विल जस्ट मेंशन द जीमेल इन द चैट, ठीक है? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें इंस्टाग्राम पे मुझे पिन कर दीजिएगा, क्योंकि जीमेल पे ना काफ़ी मिस हो जाते हैं। तो इंस्टाग्राम का ही जो मेरी आईडी आप नाम से सर्च कर सकते हैं, अचल उपाध्याय से आ जाएगा। अदरवाइज हैंडल इज अचल यू 3003, वो मैं मेंशन कर देता हूँ, सो आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं। ओके, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पुणे, सो आई एम ऑलवेज हैविंग फोमो। आकाश, देयर इज नो नीड टू हैव एनी फोमो। मैंने भी घर, आई वॉज फ्रॉम दिल्ली, बट मैं कोई ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं गया, घर पे ही बैठ के सब कुछ किया और सब हो जाता है। डोंट हैव एनी फोमो, आराम से हो जाएगा। 2-3 पेज नोटबुक्स और कोचिंग पीडीएफ से लिस्टिंग करंट यूज में ऐड कैसे करेंगे पूरा साल का? पूरे साल का उसमें ऐड नहीं करना, करंट अफेयर्स की जो टॉपिक वाइज जैसे मैंने बोला ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो भी है आप वहाँ पे अपना ऐड कर दीजिए। So I'm taking coaching for eco optional. I'm not only able to take the class, revise the class notes in when to read the standard books or eco optional. So Soumya, it's very important to read the standard books also. I don't know from where you are taking the optional coaching और वो कितना cover करा रहे हैं, but ultimately if you are focusing on 2025, I think थोड़ा सा टाइम आप निकालिए, जितना भी हो सकता है आप इस समय को जीएस को छोड़ सकते हैं फॉर सम मंथ्स, और इको ऑप्शन अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो जिस टॉपिक की आपने कोचिंग ली, एज इन जो टॉपिक उस दिन पढ़ाया गया, ट्राई करिए उसी दिन आके थोड़ा, और अगर उसी बुक से पढ़ के अपने नोट्स में ऐड कर देंगे वो बहुत टाइम बचेगा आपका बाद में, तो वो करना तो पड़ेगा। हाउ टू रिवाइज इको ऑप्शन? वाइल अभी रिवीजन की जरूरत नहीं है सौम्या, जब पेपर आएगा लाइक दैट फेज बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, रिवीजन आप तभी करिए। जस्ट ट्राई कि प्रीलिम्स से पहले आपके नोट्स पूरे रेडी हैं। As you said, you start properly in September, but everyone's saying it is too late if you start early after July. It is your mindset at the time. Are you fearful? Are you feared about less time? Akash, again, there are people who have who have cracked this examination. Some of my friends only who have cracked this examination within 6 months also, 7 months also. It totally depends on your डेडिकेशन, ऑन योर गाइडेंस, ठीक है, कि किस तरह का आपने शेड्यूल बनाया और ये सब किया, हो जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। When toppers say make notes after 2-3 reading, okay. So Soumya, it is true कि फर्स्ट रीडिंग में तो नहीं बनाने चाहिए नोट्स, एंड आई थिंक आई ऑल्सो मेंशन्ड इट। सेकेंड और थर्ड रीडिंग से आप बना सकते हैं, बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट, यू मेंशन लक्ष्मीकांत पॉलिटी, उसके तो मत बनाइए, स्पेक्ट्रम के मत बनाइए। कुछ चीज़ें जिनके नोट्स नहीं इंपॉर्टेंट, जो बुक्स ही बार बार पढ़नी पड़ेंगी, सो स्पेशली दीज टू, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत। इकोनॉमिक्स से कुछ लोग रेक सिंह भी बोलते हैं, आई हैवंट प्रेफर्ड टू इट, तो बट वो लोग भी कुछ करते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नोट्स उतना वर्क नहीं करेंगे, बट फॉर अदर थिंग्स एक मतलब उतने ही नोट्स बनाइए जितना आप अल्टीमेटली रिवाइज कर सकें, और नोट्स में सब कुछ लिखना ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल देयर वुड बी सम पॉइंट्स जो आपको तो पता ही है कि, अब ठीक है, बिल्कुल एक किडिश एग्जांपल, आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि व्हाट विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस गैलेक्सी, उसके तो आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल बेसिक है, उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली उतने ही बनाने हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि विद इन लास्ट 3-4 days यू आर एबल टू रिवाइज दोज एटलीस्ट 2 to 3 times. I studied from home, Pavni, from Delhi only. Best for current affairs, कोई भी आप ले सकते हैं माधव, but just stick to one resource. That's what I could say. CA current notes बस 25 to 30 pages में ही रोहित, and again बनाने पड़ते हैं। अब वो कैसे की बात अगर करें, देखिए आपके वो 50 पेजेस के भी हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली द थिंग इज लास्ट में रिवीजन 2-3 बार हो जाना चाहिए। सो
अब वो कैसे मेरी इतनी कंसाइज कैसे बन गई थी, एक तो मैं बहुत छोटा-छोटा लिखता हूँ। आई नेवर टेंड टू लीव इवन एन इंच ऑफ द पेज, बट वो चूज़ कैसे करना कि क्या लिखना है, पीवाईक्यू एनालिसिस, लाइक नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। पीवाईक्यूज़ में आपको रिपीटेड टॉपिक्स, रिपीटेड थीम्स पता चलती हैं और वहाँ से देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म यू चूज़ फॉर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कन्वर्ट आईएएस, आई टोल्ड मदर, वहाँ से मैंने इनिशियली तो वहीं से किया था सब। 2/3 कब करना है, विद इन वीक या 1-2 मंथ शेड्यूल के अकॉर्डिंग? 2/3 कब करना है विद इन, मुझे समझ नहीं आया रोहित व्हाट यू आर आस्किंग। हाउ यू मेक टाइम टेबल मंथली, ये शुरू में एक बना लिया था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आज बनाने बैठ रहा हूँ फॉर 2025, तो नवंबर तक मुझे कितना कवर कर देना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वीकली डिवाइड किया, उसके अकॉर्डिंग इमीडिएटली डिवाइड किया। सर आपने मेन सिंगल बैच ज्वाइन किया था? हाँ ज्वाइन किया था, मैंने ज्वाइन किया है सर, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने में हार्ड जा रहा है। सो मैंने ज्वाइन किया था, आई यूज्ड टू अटेंड देयर लेक्चर्स रेगुलरली, क्योंकि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह, और मैं ट्राई करता था, जो एक दिन में तो एक ही वहाँ पे सब टॉपिक पढ़ाया जाता है, राइट? तो अगर कुछ समझ नहीं आया उसी दिन उसके बारे में सर्च भी कर लिया और थोड़ा अपने नोट्स में ऐड कर दिया। रीडिंग 2 and 3, अच्छा कब करना है, विद इन वीक। शेड्यूल आपका अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। आई वोंट सजेस्ट विद इन 2 या 3 वीक, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें ना तब होती है माइंड में, उतना वो वर्क नहीं करता। आपने एक रीडिंग की और उसके बाद ही सेकंड या थर्ड रीडिंग, थोड़े टाइम बाद करना, अपना जो आपने शेड्यूल बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग। विद इन सेकंड थर्ड मतलब विद इन 1 या 2 मंथ ज़रूरी नहीं। Everyone reading the same, many doing much hard work from here and many from IT but not able to clear. It's looking very much clarity about this. What do you think data differ? सी आकाश, प्रीलिम्स का जितना मैंने फिगर आउट किया था, प्रीलिम्स का तो यही है, यू ओनली सेड एवरीवन इज डूइंग दैट। सो आपको सारे सब्जेक्ट्स में उतना ही करना है जो बाकी सब कर रहे हैं, पर 2 ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसमें एक में तो आप बहुत अच्छे हैं दूसरों से, एंड दूसरों में एंड दूसरे सब्जेक्ट में यू आर रिलेटिवली बेटर। प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा उससे, दैट्स फॉर श्योर। CSAT डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। मेंस की अगर मैं बात करूं तो completely depends on the structure of your answer, whether you are able to complete the paper or not. That is also one of the major factors which comes from practice, and the uniqueness that an examiner can view in your answers. Crisp हैं आपके points नहीं, to the point है कि नहीं, addressing the demand of the question, that is very much important. So you have exactly identified what the question is asking. जैसे वो बोलते हैं ना, keywords, evaluate है, elucidate है, compare है, आपने वो अच्छे से देखा कि नहीं? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो प्रैक्टिस से आती है और हार्ड वर्क से नहीं आती, स्मार्ट वर्क से आती है। स्मार्ट वर्क इज हार्ड वर्क विद प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है, खाली हार्ड वर्क से नहीं होता। सो आई थिंक दीज पर्टिकुलर थिंग्स कैन डिफर। हाउ यू रीड पॉलिटी मेनी टाइम्स, कैन यू गिव योर टाइम लाइन? आई स्टार्टेड रीडिंग पॉलिटी इन द मंथ ऑफ, आई कैन रिमेंबर अक्टूबर ही होगा, लाइक टिल लास्ट ईयर मैंने एक ही बार पढ़ी थी पॉलिटी, और उसके बाद बिफोर प्रीलिम्स एक आध बार और पढ़ ली थी, एंड बिटवीन बिफोर फरवरी सॉरी एक आध बार और पढ़ ली थी, एंड मार्च और अप्रैल में एटलीस्ट 2 बार। तो बिफोर प्रीलिम्स इट वाज 4 टाइम, सो यू कैन से अक्टूबर में एक बार, जनवरी में एक बार, एंड देन मार्च अप्रैल में एक बार। दिस इज अ रफ आइडिया। वन नोट्स में क्या फील, आई डिडंट यूज वन नोट्स रोहित, सो सॉरी आई कांट कमेंट ऑन दैट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म है। आई जस्ट सी इफ so there were some questions asked earlier also, यहाँ पे अगर कुछ मिस कर दिया हो तो। न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस, सी डिपेंड्स अपॉन यू। आई यूज्ड टू फॉलो इंडियन एक्सप्रेस बिकॉज मुझे वो थोड़ा सा उसके कुछ सेक्शंस अच्छे लगते थे, जैसे एक्सप्लेन सेक्शन आता था उसमें, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन यू। उसके अलावा सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? सोशल मीडिया कैन बी वेरी हेल्पफुल। आई यूज टू फॉलो वन पेज ऑन इंस्टाग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसमें से काफ़ी एग्जांपल्स मैंने एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक में डाले थे। तो अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करें, ठीक है। मैगजीन्स मैंने कोई फॉलो नहीं करी थी। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए, आई हैव टोल्ड यू। नोट्स कैसे बनाए हो गया, वैल्यू एडिशन, सिलेबस एनालाइज, या आई थिंक यस प्लान बी के बारे में बस एक पूछ रखा है और तो कुछ नहीं। हाँ सी प्लान बी अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने पहले बोला, कभी ये मत सोचिए कि मैं 2 या 3 साल बाद दूंगा, आपको अगले साल ही देना है। देयर इज नेवर अ टाइम जो
लोगों को लगे कि मैं कंप्लीट कर लिया प्रिपरेशन है, किसी का नहीं होता, किसी टॉपर का भी नहीं होता, और जो नहीं क्वालिफाई कर पाया उनका भी नहीं होता ऐसा। सो आपको अगले साल ही देना है फर्स्टली। सेकेंडली, if you are not being able to clear this examination twice, start thinking about different things also. And even if you're not even if you want to be in this cycle, try कि आप साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कोई भी रीज़न रहा हो, आपको लास्ट में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इतने सारे ईयर्स इस पे वो इन्वेस्ट कर दिए, प्रोडक्टिव ईयर्स आई वुड से। और प्लान बी डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। मैंने डिज़ाइन इसलिए किया था बिकॉज आई न्यू कि थैंकफुली मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, प्लस मेरे फैमिली में उतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं थे, सो आई कुड टेक दैट रिस्क ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम जॉब एंड completely venturing into this preparation. बट अगर आपका कुछ भी दूसरा फैक्टर है, आप ट्राई करिए कि साथ साथ ही, और अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ये करना ही है, तो ट्राई करिए साथ साथ ही करते रहिए। आपको खुद ही पता मतलब करते हुए पता लग जाएगा कि अगर आप अकेले कर रहे हो, मतलब सब कुछ छोड़ के कर रहे हो, तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो प्लान बी इज़ इम्पोर्टेंट इन दैट रिस्पेक्ट कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है एक उसमें, और एक आपका अपना बैकग्राउंड कैसा है कि अगर आपने यहाँ पे 2-3 साल इन्वेस्ट कर भी दिए, तो इवन आफ्टर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, इफ़ यू वेंचर अगेन इनटू द वर्ल्ड, तो आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं। ठीक है, आई थिंक ये 2-3 क्वेश्चंस और हैं, तो मैं वो एड्रेस देयर इज एनी सब्जेक्ट विदाउट एनी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, या एक्सेप्ट फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक. Some people refer Shankara as for environment. I haven't referred to that, so I can't comment कि वो कैसा है. But yeah, videos आप देख सकते हैं उसकी, मैराथन लेक्चर्स वगैरह जो होते हैं. लास्ट टू डाउट इन डिटेल, करंट स्टैटिक के नोट्स नोटबुक में बनाने में दिक्कत होती है, तो आप अपना उसमें बना लीजिए, क्या बोलते हैं, वन नोट्स वगैरह कहीं बना लीजिए. पर अल्टीमेटली नोट्स कहाँ बनाने हैं वो तो आपके ऊपर. मैंने पर्सनली हैंड रिटन बनाए थे, सो आई डिड दैट. व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स? डिम्पल, देयर आर नो सच थिंग्स. हाँ, ये भी थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, जो बोल देते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसा कुछ नहीं होता. आप अपना पीवाईक्यू एनालिसिस पे फोकस कीजिए, ठीक है? आप वो टॉपिक्स उसलिए देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा आपने कुछ मिस तो नहीं किया, बट अल्टीमेटली उतना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्प नहीं करते. तो टू नो अबाउट दिस डिम्पल, आई थिंक पीवाईक्यू एनालिसिस करिए आप. ऐसे ये नहीं होता कि 2024 में कौन से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है. Different from previous month, what changes? Akash, there's no need to change in your strategy, as I told earlier also. थोड़े से क्वेश्चंस इस बार ऐसे थे 2023 में जो डिफरेंट थे बाकी प्री से, जिसमें लिखा था कि वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू स्टेटमेंट, थ्री स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट. कुछ में था कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ वन, ऐसे ऐसे. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर डिफरेंट, बट स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता कुछ चेंज करनी चाहिए फॉर प्रिपरेशन. 24, is it too late to start preparation? No, Akash. I just turned 26. I also started when I was about to turn 25. So there's no late time or early time to start. आप अभी कर सकते हो. दिक्कत होती है करंट की, तो आप कैसे बनाते थे? करंट अफेयर्स की आई टोल्ड यू रोहित, न्यूज़पेपर से नहीं बनाता था मैं करंट कंपाइलेशंस के वीक मंथली कंपाइलेशंस देख के कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू से, और मॉक टेस्ट से मैंने वो लिए थे, वैल्यू एडिशन से. हाउ टू कवर मेन सिलेबस इन 4 months विद रिविजन्स? कैन यू जस्ट गिव आइडियल टाइमलाइन? मेन सिलेबस इन 4 months. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट कम्प्लीटली मेंस के साथ आपका प्रीलिम्स भी होता है प्रिपेयर, ठीक है? और वाई आर यू प्लानिंग टू कवर इट इन 4 months? अगर आपको देना है 2025 का, तो आप दिसंबर तक का टाइम है, 6-7 months है, आराम से हो जाएगा. कोई ऐसे टाइमलाइन टू कवर सब्जेक्ट्स, वाई इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन. जैसे मुझे नहीं पता आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है नहीं, मैंने एक भी दिन इन्वेस्ट नहीं किया था इकोनॉमिक्स में. मैंने पॉलिटी में किए थे 1.5 महीना, हो सकता है आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो. सो अल्टीमेटली वो आप जब पूरा एक एक्सेल शीट उठाइए, उसमें नवंबर तक या दिसंबर तक का अपना प्लान बनाइए कि मुझे ये सब तो कवर कर ही लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान डिवाइड कर सकते हैं. फिर आप स्टैटिक में कैसे ऐड करते थे? दिक्कत होता है बीच में ऐड करने में. एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, मेंस के टाइम पे मैंने ये किया था, जो कि मैंने स्टैटिक वाले टॉपिक्स में ऐड किया, और मैंने डिफरेंट पेन से ऐड करना स्टार्ट कर दिया था. तो जो करंट होते थे या डेटा फैक्ट्स होते थे, वो मैं रेड पेन से कर देता था. प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. ठीक है, सो आई थिंक या दिस वाज मोर ऑफ इट. एक बस लास्ट मेरे को मैसेज आया है कि सम टिप्स अगर बोलने हो, वैसे तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर ही दिया.
बट आई ऑलवेज इन द एंड यूज्ड टू से टू एवरीवन कि एक 3C अप्रोच को फॉलो कीजिए, वेयर 3Cs आर कंपोजर, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस. अपना कामनेस और कंपोजर मेंटेन करे रखिए ड्यूरिंग द जर्नी ऑल्सो ऑफ प्रिपरेशन एज वेल एज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे ये जो मैंने बोला ना वर्ड एसोसिएशन, इंट्यूशन, सी सैट के टाइम पे फ्लेक्सिबल होना और चेंज करना स्ट्रैटेजी, इफ़ यू आर कंपोज एंड काम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तभी वो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. सो दैट इज़ वन. सेकेंड इज कंसिस्टेंसी. जस्ट बी कंसिस्टेंट. एक दो दिन अगर नहीं भी हो पाया अपना वो कवर जो हमने प्लान कर रखा था, कोई बात नहीं, थोड़ा पिकअप कीजिए वहाँ से और आगे वो करिए. रिफ्लेक्ट बैक भी कीजिए कि ठीक है अगर आपने अक्टूबर तक सोच रखा था ये करने बट अक्टूबर तक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसको नवंबर में एडजस्ट करके थोड़ा आगे एडजस्ट कीजिए. बॉक डाउन होने की ज़रूरत नहीं है अपने कि हमारा शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाया, बट हाँ कंसिस्टेंट रहिए और कॉन्फिडेंस, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड आपने पहले प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप ले ली है किसी से. फिर जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है ना, चेंज मत करो उसको, जैसा मर्जी पेपर आए वो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा. ठीक है. सो कैन यू मेक वन वीडियो ऑन 2025 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? यार आकाश, दिस इज द मेन स्ट्रैटेजी जो आप किसी भी ईयर में, मैंने 2024 की नहीं बताई थी स्ट्रैटेजी, दिस वॉज अ जनरल स्ट्रैटेजी. एक तरह से आप 2025 की ही सोच लीजिए, बिकॉज मैंने बताया कि मैं 2022 में स्टार्ट करके 23 में कैसे अटेम्प्ट किया. तो यू कैन फॉलो, again it's up to you if you want to follow or not. See, there's no such thing called a topper strategy, just to clear this misinformation. कोई topper strategy नहीं होती. It's just a personal strategy. ये मेरी strategy है, ठीक है, जो मैंने किया, and this worked for me. Now tomorrow if Akash is a rank holder, that particular strategy will be Akash strategy. So कोई टॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती, तभी सबकी सुनिए और जो जो आपको पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं ना उस स्ट्रैटेजी से वो पिकअप करिए. कैसे वर्ड एसोसिएशन करते थे, इंट्यूशन से आ जाता है ओवर टाइम. पीवाईक्यू एनालिसिस, इंट्यूशन एंड कामनेस एंड मल्टीपल रिविजन्स व्हाइल यू हैव टू कवर अदर सब्जेक्ट्स. प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, आपको वो अपने आप ही उसमें आप उसको फिगर इन करना स्टार्ट कर देंगे कि रिवीजन कब करनी है अदर सब्जेक्ट को. ठीक है. और लास्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, आर्ट एंड कल्चर को कैसे कवर. मैंने वही मैराथन जो मैंने बताया आपको, उनका IS बाबा का क्रैश कोर्स दिया था. मैंने पर्सनली कोई बुक फॉलो नहीं करी थी आर्ट एंड कल्चर की, क्योंकि मुझे लगा था बहुत ज़्यादा इसमें रिटर्न है नहीं. आप कर सकते हैं, काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं, नितिन सिंघानिया और ल्यूसेंट की जीके के में भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसके, वो आपके ऊपर है, बट मैंने नहीं करी थी, मैंने वो क्रैश कोर्स ही किया था. ठीक है. सो ओके, विद दिस थैंक यू सो मच एंड आई थिंक आई वाज एबल टू प्रोवाइड सम हेल्प एंड सम गाइडेंस. बाकी इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस तो आप, मैंने ऊपर भी अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन किया था, अचल यू 3003. 3003 माई बर्थ डेट समझ ही आ गया होगा. एंड हाँ, अचल उपाध्याय सर्च कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू आर नॉट ऑन इंस्टा यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन. तो वहाँ पे भी आप टेक्स्ट कीजिए, आई ट्राई जितना जल्दी हो सके आई रिप्लाई. ठीक है. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर एवरीवन एंड ओके, शुक्रिया, नमस्ते.